तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली युवानिया और उसकी सीनियर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिमोट आइलैंड पर पहरा दे रहा था। उतने में ही सिक्स पाथ का सक्सेसर वेन टियानरेन वहाँ पर पहुँच गया। वो हानली को दो ऑप्शन देता है, एक तो हानली उसकी स्टारफॉल कोलिशन को ज्वाइन करे या फिर उसके हाथों मारा जाए। मगर हानली भाई साहब तो इन दोनों ऑप्शंस के लिए रेडी नहीं थे, जिसके चलते इन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो गई। ये दोनों भी अपने अपने पावरफुल ट्रेजर्स का यूज कर रहे थे। वहीं पर टियानरेन ने अपने डेविल आर्ट का यूज करते हुए हानली को खत्म करने की कोशिश की, मगर हानली उसकी सभी डेविल्स को निपटा देता है। उतने में ही उसका फर्स्ट डेविल अचानक से अवेकन हो गया। उसने समंदर को स्लिट करके एक डोर को रिवील कर दिया था। अब ये सीक्रेट जगह क्या है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा, मगर इसे देखते ही टियानरेन ने अपने 8 गेट गोल्डन मिरर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद वो हानली का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर वेन टियानरेन ने 8 गेट्स के 8 गोल्डन मिरर को एक्टिवेट किया था। ये मिरर इतने ज्यादा खतरनाक थे कि इन्होंने एक बार स्टार पैलेस के एक ताकतवर एल्डर को भी खत्म कर दिया। अब टियानरेन इन सभी मिरर्स के नाम दोहराने लगा, जो कि है रिलैक्सेशन, ग्रोथ, हार्म, कंसीलमेंट, सीनरी, डेथ, स्केयर और अनसील। मगर उसी वक्त हानली अपने विंग्स के जरिए उसके एकदम करीब पहुंच चुका था। हालांकि उतने में ही टियानरेन उन मिरर्स की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते हानली उनमें ट्रैप हो गया। वो देख पाता है कि 8 गेट के 8 मिरर्स उसके आसपास फ्लोट करने लगे हैं। हानली ने तो आज तक ऐसी किसी भी टेक्निक या आर्टिफैक्ट को नहीं देखा था। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि रियलिटी है या फिर कोई इल्यूजन। वो कहने लगा कि शायद इन मिरर्स ने मुझे निगल लिया होगा, और उतने में उसी टियानरेन की आवाज आई। वो कह रहा था कि यही तुम्हारा कब्रिस्तान है, यूँ समझ लो कि तुम्हारा किस्सा अब खत्म हो गया। उतने में ही एक मिरर एक्टिवेट होकर हानली पर अपनी तेज रोशनी रिलीज करने लगा, जिसके कांटेक्ट में आते ही हानली एक दूसरे इल्यूजन में पहुंच जाता है, जहाँ पर चारों ओर माउंटेन्स और एक समंदर था। और उसी वक्त पानी से एक बहुत बड़ा मिरर बाहर आने लगा, जो कि अपने लाइट को रिलीज करते हुए वहाँ मौजूद हर एक छोटे बड़े हर एक मिरर को कनेक्ट कर हानली पर अटैक करने लगा। हानली को तो वहाँ मौजूद हर एक मिरर से खुद को प्रोटेक्ट करना था। उसके लिए इतने सारे मिरर्स के अटैक को डॉज या फिर काउंटर करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए हानली ने अपना दिमाग चलाया। वो जल्दी से अपने विंड एंड थंडर फेदर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ मौजूद कई सारे मिरर्स को अपने पास समन कर उन्हीं से एक शील्ड बना लेता है, जो कि उस बड़े से मिरर से होने वाले लाइट अटैक को खुद ब खुद डिस्ट्रॉय करने लगी। हानली इतना तो समझ गया था कि इस फॉर्मेशन का सीक्रेट इन मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट है। अगर ये लाइट मुझे मार सकती है तो यही लाइट इसे ब्रेक करने का भी जरिया होगी। इसलिए हानली ने जितने भी मिरर्स कलेक्ट किए थे उनकी डायरेक्शन उस बड़े से मिरर की तरफ करते हुए उनकी लाइट को आपस में ही क्रैश करवाने लगा, जिसके चलते ये छोटे छोटे मिरर्स उस बड़े से मिरर को ब्रेक कर देते हैं। तो जैसे उस मिरर में गैप बना, हानली उसी से बाहर छलांग लगाते उस फॉर्मेशन से आजाद हो गया। मगर ये तो बस शुरुआत है। हानली को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल ट्रेजर एक कोर फॉर्मेशन स्टेज वाला बंदा एक्टिवेट कैसे कर पाया। उतने में ही उसे टियानरेन की आवाज आई। वो कह रहा था, मेरे दोस्त तुम तो काफी ज्यादा चालाक हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम उस मिरर फॉर्मेशन को ब्रेक करके बाहर आ पाओगे। वेल ये तो बस तुम्हारे लिए ट्रायल की शुरुआत थी, असली मजा तो अब आएगा। उतने में ही एक और गोल्डन मिरर एक्टिवेट होते हुए हानली को दूसरी स्पेस में पहुंचा देता है, जहां पर वो एक बहुत बड़ी डायस पर खड़ा था और उसके आसपास कई सारी डायस थी, जिन पर वो लोग सवार है जिन्हें एक तो हानली ने खत्म किया था, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि हानली को खत्म करना चाहते। वो सभी लोग सिर्फ आई विल किल यू कह के विस्पर करने लगे। फेंगजी, वांगचान, पैट्रियार्क, जुआन, वूचाओ ये सब गुस्से में हानली हानली करके पुकारने लगे, और अब उस पूरी जगह पर यही आवाज गूंज रही थी कि हानली मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हानली तो ये सब देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो सोचता है कि क्या अब इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए मुझे इन सबके साथ फाइट करनी होगी। यहाँ पर टोटल 8 लोग हैं, जिनमें एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर और दूसरा शेप शिफ्टिंग डीमन भी शामिल है। ये जरूर से कोई इल्यूजन होगा, मगर आखिर ये है क्या? ऐसी टेरिफाइंग पावर तो मैंने किसी भी सीक्रेट ट्रेजर में नहीं देखी थी। साथ ही अब हानली इन लोगों का शोर सुनकर भी पक गया था, इसलिए तुरंत ही अपनी लाइटनिंग सोर्ड को समन कर अपने आसपास उनकी शील्ड बना लेता है। और उतने में जुआनगो ने उस पर हमला कर दिया, जिसे हानली अपनी सोर्ड से काउंटर तो कर देता है, मगर जुआन के सेकंड अटैक में वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिरने लगा। तब तक फिंगजी भी उस पर अपने स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, और अब तो देखते ही देखते वो 8 लोग उसके पास पहुंच गए। हानली काफी ज्यादा कंफ्यूज था, मगर वो अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करके सोचता है कि सभी लोग मेरे दुश्मन तो हैं, मगर इनके बारे में वेन टियानरेन को कैसे पता चला? उसी वक्त हानली अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते हुए फिंगजी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसने देखा कि फिंगजी तो घायल हो गया, यानी कि ये बस सीनरी रन थी। इसलिए हानली बेखौफ होकर सीधे उन 7 लोगों का मुकाबला करने चला गया। थोड़ी देर में वो सभी लोग
लोग हानली के हाथों मारे गए थे, मगर हानली ने नोटिस किया कि इल्यूजन्स डिफीट होते ही गायब हो जाते हैं। हानली ने ऑलरेडी सेक्युलर टेस्ट पास की थी, साथ ही साथ उसने इल्यूजन से बाहर निकलने की प्रैक्टिस वॉइड हेवन हॉल के मार्वलस इल्यूजरी रेल्म में की थी। अगर उसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं होता तो शायद वो इसी फॉर्मेशन में ट्रैप होकर टियान रेन का शिकार बन जाता। अब हानली ने अंदाजा लगाया कि ये बंदा मुझे 1 बाय 1 एक फॉर्मेशन में ट्रैप किए जा रहा, यानी कि अगला फॉर्मेशन लाइफ डोर का हो सकता है। यहाँ पर डिफरेंट मिरर्स ग्लो करते हुए अलग अलग इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रैंडमली एक्टिवेट होंगे या इनका कोई पैटर्न है, इसका गेस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। उतने में ही उसे टियान रेन की आवाज आई। वो कह रहा था, अरे वाह मेरे दोस्त, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो यार। और उतने में एक और मिरर हानली पर लाइट रिलीज कर देता है। इस बार हानली एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहाँ पर फिजिक्स के लॉ उल्टे काम करते हैं, और तभी उसके सामने एक बहुत ही जायंट फॉर्म पहुंच गया। उस विशाल फॉर्म को देखते ही हानली ने तो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। तब तक वो फॉर्म उस पर अपने पाम से अटैक कर चुका था, मगर हानली ने जल्दी से अपने रेड क्लॉक को समन करते हुए वहाँ पर कई सारे लाइटनिंग शॉट से अटैक कर दिए, मगर वो फॉर्म तो बस उन सारे अटैक्स को झेलते हुए आगे बढ़ रहा था। हानली समझ गया था कि शायद वो इस फॉर्म को खत्म नहीं कर पाएगा, पता नहीं ये कोई इल्यूजन है या फिर रियलिटी। और फिर वो अपने विंग्स को समन कर वहाँ से तेजी से भागने लगा, लेकिन जितनी हानली की स्पीड बढ़ी उस फॉर्म की उतनी ही स्पीड बढ़ गई थी। साथ ही वो हानली के जितने करीब आने लगा वो उतना ही ज्यादा बड़ा होते जा रहा था, इसलिए हानली अचानक से रुक गया, तो फॉर्म भी वहीं पर रुक जाता है। ये सब देखकर हानली काफी ज्यादा सरप्राइज था। अब वो अपना एक पाँव पीछे खिसकते ही उस फॉर्म ने भी अपना एक पाँव आगे बढ़ा दिया। हानली कह रहा था कि जिसने भी इस मिरर को बनाया है उसने अपने दिल में जितनी भी नफरत थी वो सब इस मिरर में ऐड कर दी, इसलिए अब हानली सीधे उसके पीछे जाने लगता है, जो देखकर वो फॉर्म बड़ी ही तेजी से हानली से डर के मारे भागने लगा। साथ ही हानली ने नोटिस किया कि जितना वो इस फॉर्म से दूर भाग रहा था उतना ही ये फॉर्म बड़ा हो गया, और जब हानली इसके पीछे जाने लगा तो उतना ही छोटा बन रहा था, और अब तो इतना छोटा हो गया कि हानली उसे अपने पाँव के नीचे कीड़े जैसे कुचलने लगा। दरअसल ये फॉर्म इस मिरर का स्पिरिट था। हानली कहता है कि फॉर्मेशन बस छलावा पर बेस्ड था, भले ये अभी तक इमैच्योर है, मगर इसके जैसा खतरनाक ट्रैप कोई और हो नहीं सकता जो तुम्हारे हर एक मूवमेंट के खिलाफ एक्शन ले। जिसके बाद हानली ने उसे बड़े ही गुस्से में क्रश कर दिया। इधर जिलिंग सोचती कि दोनों न जाने कब से एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे। अब तो ये बैटल पावर की ना होकर विल पावर की हो चुकी है, जिसकी विल पावर स्ट्रांग वही इसमें विनर बनेगा। साथ ही हमें रिवाइवल आर्ट की चमकती हुई रोशनी भी दिखाई गई, जिसे अट्रैक्ट होकर कुछ कल्टिवेटर्स वहाँ पर पहुँच गए थे। यहाँ हम एक भाई बहन को देख पाते हैं जो कि उस रोशनी को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, मगर वो लड़की अपने भाई से जिद कर रही थी कि उन्हें यहाँ से दूर जाना चाहिए, ये जगह खतरनाक हो सकती। हालांकि उसका भाई उसकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहने लगा कि मैंने आज तक ऐसी अजीब सी चीज नहीं देखी, जरूर से ये कोई ट्रेजर की लाइट होगी। इधर जिलिंग को समंदर में काफी तेज एनर्जी और मैजिकल पावर्स के फ्लक्चुएशंस नजर आ रहे थे। वहीं पर हानली अभी भी 8 गेट के मिरर में ट्रैप था। वो कहता है कि लगभग 6 बार मैं इन ट्रैप से बाहर आ गया, पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा। साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपनी रूही ट्रेजर को भी बाहर निकाल लिया था। इतना ही नहीं, टियान रेन अपनी गोल्डन लाइट फ्लेम्स का यूज करते हुए हानली को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। वो हानली से कहता है कि अगर तुम इसमें ट्रैप रहे तो मैं तुम्हारी सारी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर दूंगा, और अगर तुम इसमें से बाहर आए तो मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा। वैसे भी मेरे पास गोल्डन लाइट फ्लेम्स की पावर है, जो कि तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी कोर फॉर्मेशन के कल्टीवेटर को मारने के लिए काफी हो जाएगी। मगर टियान रेन थोड़ा सा फिक्रमंद था। वो सोचता है कि ये बंदा 2 घंटे में जलकर राख हो जाना चाहिए था, मगर पता नहीं कैसे ये अभी तक जिंदा बच गया। और फिर वो अपना ब्लड ड्रॉप बाहर निकालते हुए कहने लगा कि चलो देखता हूँ तुम कब तक टिक पाओगे। उसका ब्लड ड्रॉप भी एक मिरर के पास जाकर उसमें एब्जॉर्ब हो गया। इधर हानली उस रुई की मदद से अभी तक गोल्डन फ्लेम से बचा हुआ था, मगर ज्यादा देर तक वो इसे सहन नहीं कर पाएगा। अगर वो और थोड़ा वक्त यहाँ पर गुजार दे तो ये मिरर उसे रिफाइन करके ही खत्म कर देंगे। तो हानली तुरंत ही 10,000 ईयर स्पिरिचुअल मिल्क को कंज्यूम करके टियान रेन से कहने लगा कि मैंने एक कहानी सुनी थी कि हजारों सालों पहले स्काई मिरर सेंट ने इन्हीं मिरर का यूज करके स्टार पैलेस के लॉर्ड को खत्म कर दिया था। अगर ये मिरर इतने ही ज्यादा पावरफुल थे तो फिर ये तुम्हारे हाथ में आने के बाद इतने कमजोर कैसे हो गए? मुझे तो लगता है कि ये मिरर्स नकली होंगे, या फिर तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो जो कि नकली मिरर्स को दिखाकर लोगों को डराना चाहते। हानली की बातें सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है झूठे तो तुम हो, तुमने झूठ बोल बोल के न जाने कितने लोगों को चूना लगाया होगा। भले ही हानली टियान
टियानरेन के मुंह पर उसे कमजोर बोल रहा था, मगर वो दिल ही दिल में जानता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ इसके पास कई सारी रिमार्केबल स्किल्स थी। पहले तो इसने 6 डेविल्स को समन किया और अब इसने 8 गेट मिरर्स की हूबहू रेप्लिका बनाकर मुझे कब से उसमें ट्रैप रखा है। अब तो ये हमारी कल्टीवेशन लेवल्स और मैजिकल पावर की परीक्षा होगी। अगर मेरे पास स्पिरिचुअल लिक्विड नहीं होता तो शायद अब तक मैं मारा जाता या तो फिर बुरी तरह से घायल हो जाता। इधर टियानरेन भी इरिटेट हो रहा था कि अभी तक इस बंदे ने हार क्यों नहीं मानी, इसलिए उस जीलिंग से कहने लगा कि जाकर देख के आओ कि कौन उस रिवाइवल आर्ट का यूज कर रहा है, तब तक ये बंदा भी मेरे सामने सरेंडर कर देगा। जिस पर जीलिंग कहती सीनियर यहाँ पर इन पावर की ऑरा और रिवाइवल आर्ट का काफी परफेक्ट मैच बना है। अगर हमने इस कनेक्शन को ब्रेक कर दिया तो ये पूरी जगह कोलैप्स हो जाएगी। साथ ही आपका लोकेशन ढूंढने का सपना भी सपना ही रह सकता है। जो सुनकर टियानरेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पर हानली सोचता है कि मैं बस अपनी कल्टीवेशन और एलिक्सर के दम पर ही अभी तक सरवाइव कर पाया। हजारों सालों पहले इसी मिरर के ट्रैप में स्टार पैलेस का लॉर्ड मर चुका था। वो तो कल्टीवेशन में मुझसे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल होगा। अगर वो यहाँ पर मर सकता है तो फिर मेरे बचने के क्या है चांसेस। अगर मैं ऐसे ही इंतजार करता रहा तो बस थोड़ी देर की बात है, फिर मेरा भी नाम इस फॉर्मेशन की किलिंग लिस्ट में शामिल हो जाएगा। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं कोई लूजर नहीं हूँ जो इस बंदे का शिकार बन जाऊं। और अब हानली इन गेट्स के बारे में सोचने लगा। इनमें तरह तरह के गेट्स थे जिसमें डेथ गेट भी शामिल है। और तभी हानली की नजर पड़ी लाइफ गेट पर। उसी वक्त हानली को उसने मॉर्टल वर्ल्ड में बिताए वक्त की याद आती है, जहाँ पर वो मास्टर हे के साथ शतरंज खेला करता। मास्टर हे तो हमेशा हानली को हराया करते। उन्होंने हानली को बताया था कि शतरंज हमेशा इस कुदरत जैसे ही काम करता है। इसमें लक, बैड लक और न्यूट्रल ये सब एक बराबर है। जैसे कि मेरी एक कैजुअल सी मूव भी तुम्हें डेड एंड तक ले जा सकती, मगर इसमें हमेशा एक उम्मीद होगी। हमें जब लगता है कि सब खत्म हो गया, एक्चुअली उसी वक्त हमारे लिए एक नया रास्ता खुल जाता है। तो अब मास्टर की सारी बातें याद करके हानली सोचने लगा कि ये फॉर्मेशन मेरे लिए एक डेड एंड है, मगर इसमें मेरे लिए उम्मीद का रास्ता तो जरूर होगा। मुझे बस इन मिरर में से बस एक स्पेसिफिक मिरर को ढूंढना होगा जो मुझे यहाँ से बाहर ले जाए। इसमें डिलीजन, सीनरी, फियर ऐसे कई सारे मैजिकल वर्ड्स हैं, मानो ये किसी मंत्र का जाप हो। साथ ही 8 गेट्स हमेशा बदलते जा रहे, इनकी पोजीशन चेंज हो रही, मगर लाइफ एंड डेथ क्लोजली लिंक्ड हैं। मेरे ख्याल से डेथ एंड लाइफ मिरर आपस में कनेक्टेड होंगे। जैसे कि भाग्य और दुर्भाग्य, ये तो एक ही कुएं के 2 बकेट्स हैं। वैसे ही मुश्किल वक्त ही वो ऐसी चीज है जो हमारे अंदर से हमारा बेस्ट वर्जन बाहर ला सकती, हमारी परेशानी हमें सक्सेसफुल बनने के लिए मदद करती। यानी कि लाइफ डोर में कुछ तो खतरनाक होगा और डेथ डोर में कुछ तो अच्छा होगा। इसका मतलब मौत का दरवाजा ही यहाँ से बाहर जाने का रास्ता होगा। जिसके बाद हानली खुद ही डेथ के डोर में जंप लगा देता है। वो वहाँ पर पहुँचते ही उसके आसपास कई सारी वुडन प्लेट्स अपने आप जमा हो गई। हानली बस उम्मीद कर रहा था कि उसने इस बार सही डोर का चुनाव किया होगा। और तभी हम हानली की कई सारी फॉर्म्स को देख पाते हैं, जिसमें शुरू से लेकर अभी तक उसने जितने भी फॉर्म्स यूज किए थे वो सब के सब शामिल हैं। मगर उन सभी की बॉडी से डिमोनिक ऑरा रिलीज हो रही थी। उनमें से कुछ फॉर्म कह रही थी कि डॉक्टर मो मेरी बॉडी वापस कर दे, तो कुछ फॉर्म्स रोते हुए ये बता रहे थे कि मेरी फैमिली मर चुकी है, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं। हानली तो ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया। उसे पता था कि ये सभी उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि हानली यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर का यूज नहीं कर पाता। उसकी फॉर्म उससे कह रहे थे कि एक दिन तो हम सबको मरना ही है, तो फिर तुम क्यों इमॉर्टैलिटी के लिए इतना झटपटा रहे? चलो आओ और इस जहन्नुम में हमारे साथ शामिल हो जाओ। और अब वो सारे फॉर्म्स उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगे। हानली को इस मोमेंट पर वो सारी बैटल्स याद आ रही थी जिसमें वो मरते मरते बच गया। अगर वो आसानी से हार मानता तो शायद यहाँ तक कभी पहुँच नहीं सकता था, मगर वो फॉर्म्स उससे कह रहे थे कि तुम अपने दुश्मनों के हाथों से बच के एस्केप कर गए। वेल यही तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन है, आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। वेल इतना ही नहीं, टियानरेन ने भी उससे यही कहा था कि ये जगह तुम्हारा कब्रिस्तान है। तो हानली कहने लगा कि जब से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की है, मैं हर दिन मौत के दरवाजे को पार करके आगे बढ़ा हूँ। मैं उस वक्त नहीं रुका, मैंने उम्मीद की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए और आज भी मैं यही करूँगा। मैं ज्यादा पावरफुल नहीं तो क्या हुआ, मेरे कई सारे दुश्मन नहीं तो क्या हुआ, अगर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं तो क्या हुआ। मैं हार मानने के लिए ना कभी तैयार था और ना कभी रहूंगा, ना मैं कभी पीछे हटा और ना हटूंगा। कोई मौत का दरवाजा मुझे ट्रैप नहीं कर सकता। और उतने में ही उसकी ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक की पावर एक्टिवेट होकर उस पूरी जगह में फैलने लगी, जिसके चलते उस जगह पर लगी हुई प्लेट्स अपने आप हट चुकी थी। अब उसकी सभी फॉर्म्स उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर हानली राइज होते हुए ऊपर जा रहा
रहा था और फिर वो एक बहुत ही तेज रोशनी में समा गया। वहीं दूसरी तरफ हम युआन याओ को देख पाते हैं जो कि अपने सीनियर को बता रही थी कि लाइफ एंड डेथ तो बस एक कमजोर धागे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे मरने से कोई खौफ नहीं। इन यांग का फ्लो होना कुदरत का कानून है। और अब हम देख पाते हैं कि उसकी सीनियर की बॉडी काफी हद तक रिफॉर्म हो चुकी है, मगर इस आर्ट को परफॉर्म करते हुए युआन याओ बुरी तरह से घायल और एग्जॉस्ट हो गई थी। वो कहती देखो सीनियर, हानली हमारे लिए फाइट कर रहा है, बस अब आप थोड़ा सा इंतजार करो, फिर रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। इधर हानली बड़े ही स्टाइल के साथ उस मिरर से बाहर आ गया था। उसने हवा से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए टियानरेन के सीने में अपना स्पीयर घुसाकर उसे वहाँ की चट्टान में धंसा दिया। इस बंदे को उम्मीद नहीं थी कि हानली 8 गेट्स को पार कर पाएगा और अब उसके पास ऐसा कोई वेपन नहीं जो हानली को टक्कर दे पाए, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन की तो हानली ने ऐसी की तैसी कर रखी थी। हानली उससे कहता है ये लो फाइनली तुम हार गए। जो सुनते ही टियानरेन जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है अगर तुमने मुझे खत्म किया तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, बल्कि मेरे साथ साथ कई सारे लोग मारे जाएंगे। और पता है सबसे पहले कौन मरेगी? वो मेलोडियस सेक की 2 कौड़ी की लड़की, वो तो मेरे साथ ही दफनाई जाएगी। जीलिंग के बारे में बकवास सुनते ही हानली ने अपने स्पीयर को उसके और अंदर पुश कर दिया। वो कह रहा था कि धमकियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मेरे सामने ज्यादा जबान मत चलाओ। अगर मैं अपसेट हो गया तो फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैंने अभी तक तुम्हें खत्म इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे जानना है कि अंडरवाटर रूइन में ऐसा है क्या, क्यों तुम इस जगह को इतनी बेसब्री से ढूंढ रहे थे। जिस पर टियानरेन हंसते हुए जवाब देता है कि ये तो मामूली सा हेल का दरवाजा है, अगर तुम्हें इसके बारे में इतनी ही दिलचस्पी जाग रही तो क्यों ना तुम नीचे जाकर खुद ही उस जगह को चेक करो। मगर उसे चेक करने के लिए हानली को वहाँ जाने की क्या ही जरूरत। वो तुरंत ही अपनी ग्रेट डेवलपमेंट मेथड का यूज करते हुए नरक के दरवाजे के उस पार देखने लगा, मगर वहाँ बस स्ट्रॉन्ग ईवल और अंधेरा था। और उतने में ही टियानरेन को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो हानली से पूछता है कि क्या तुम्हें ये आवाजें आ रही है? पता नहीं ये क्या चीज है। अरे हाँ मैं समझ गया, ये तो एक ईवल आंख है। जिस पर हानली कह रहा था देखो मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है, इसलिए यूं बेवजह मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जिस पर वो कहता है यार मरने वाला बंदा कभी झूठ नहीं बोलता, जरा गौर से इन आवाजों को सुनो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। और तभी हानली और जीलिंग को भी वो आवाजें सुनाई देने लगी। उन्हें मॉन्स्टर्स के घुर्राने की आवाज आ रही थी और फिर आसमान में एक बहुत ही विशाल आग क्रिएट हो जाती है। टियानरेन तो उसे देखते ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कहता है भागो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो भाग जाओ। देखो हम दोनों में कोई जाती दुश्मनी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा। और उतने में हानली का मैजिकल स्पीयर अचानक से गायब होकर ये लोग नीचे गिरने लगे। टियानरेन तो वहाँ की क्लिफ पर जाकर जोर से पटक गया था, मगर हानली वहाँ फ्लोट हो रहे रॉक्स पर जंप लगाते हुए एंशिएंट रूइंस की तरफ आगे बढ़ने लगा। हानली को महसूस हो रहा था कि यहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर पा रहा, इसलिए हानली ने अपनी शिफ्टिंग स्मोक स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए खुद को बचा लिया। वेल इस मूव का यूज करने के लिए हानली को किसी भी मैजिकल पावर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, इसलिए ये हानली की काफी ज्यादा काम आई। इधर टियानरेन उस चट्टान पर पड़े पड़े कहने लगा कि मैं अपने सपने को पूरा करने के काफी ज्यादा क्लोज था। और अब वहाँ की सारी चट्टानें ग्रेविटी के रूल्स को तोड़ मरोड़ते हुए ऊपर की तरफ फ्लोट होने लगी। घोंसली फॉग उन्हें अपनी तरफ पुल करने लगा था। हानली को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर एग्जैक्टली कौन सी पावर काम कर रही होगी। कहीं ये द लेजेंडरी डेटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के पावर तो नहीं है। अब हानली यहाँ वहाँ की चीजों को होल्ड करके उस बड़ी सी ईवल आई में जाने से खुद को बचाने लगा, मगर टियानरेन और उसके पीछे पीछे हानली ये दोनों भी उस घोंसली फॉग में समा गए। अब सीन शिफ्ट होकर हम हानली को देख पाते हैं जो कि कैबिस में नीचे गिरता जा रहा था। वहीं पर हानली को एक लड़की की भी आवाज सुनाई देने लगी जो कहती भाई आप कहाँ पर हो। और अब थोड़ी देर में हानली को होश आ गया। उसे महसूस हो रहा था कि वो अपने मैजिकल पावर्स का यूज ही नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट अब तो अपने स्टोरेज बैग को भी ओपन नहीं कर सकता था। और अब हम एक लड़की को देख पाते जो कि हानली के ऊपर ही पड़ी हुई थी। उससे देखते ही दूर हटने की कोशिश करने लगी, मगर हानली ने उसे होल्ड कर लिया। तो वो उससे पूछने लगी कि क्या आप भी उस आइलैंड से यहाँ आए हो। वेले वही बंदी है जो कि रिवाइवल आर्ट की रोशनी को देखकर उस आइलैंड के करीब आई थी। हाँ वो तुरंत ही हानली से माफी मांगते हुए उससे दूर हट गई। हानली कंफ्यूज होकर कह रहा था कि पता नहीं ये जगह कौन सी है, मुझे तो इसके बारे में जरा भी आइडिया नहीं, तो हमने इसे एक्सप्लोर करके पता लगाना चाहिए कि हम एग्जैक्टली कहाँ फंसे हैं। हानली सोचने लगा कि जैसे वो डार्क मिस्ट आई हमारी मैजिकल पावर वैनिश हो गई। आसमान में एक बहुत बड़ी आई क्रिएट हुई थी और उसी ने हमें इस डरावनी सी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया। कहीं हम घोंसली फॉग में तो ट्रैप नहीं हुए। लगा नहीं था कि घोंसली फॉग में इतनी स्पेस बनी होगी। मैंने न जाने कितनी बार कोशिश की होगी, लेकिन मेरी मैजिकल पावर्स बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। और उतने में हानली को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी तो जल्दी से उस बंदी को लेकर वहीं पर छुप जाता है। दरअसल वहाँ पर कुछ लोग आए थे जो
जो कि वहाँ पड़ी मछलियों को कैच करने लगे। हानली तो उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये तो मॉर्टल्स हैं और उतने में वहाँ पर किसी मॉन्स्टर की आवाजें गूंजने लगी तो लोग तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं और तभी वहाँ पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट पहुँच गए जिन्होंने हानली पर छलांग लगा दी थी। लेकिन तभी हानली ने समय रहते उस लड़की को होल्ड करते हुए सीधे पीछे जंप लगा दी। वहाँ पर हानली स्मोक शिफ्टिंग का यूज करते हुए पीछे की तरफ बड़ी ही तेजी से भागने लगा। वो लड़की तो बस उसके साथ घसीटी जाने लगी तो हानली ने उसे उठाकर अपने कंधे पर ले लिया, जो देखकर वो लड़की कहने लगी कि प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। जिस पर हानली कहने लगा कि सोच लो, अगर मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया तो तुम उनका खाना बन जाओगी, मेरी मानो तो तुम अपना मुंह बंदी रखो। अब हानली ने बड़ी ही मुश्किलों से कई सारे बीस्ट को चकमा दिया था और तभी उसे कुछ ह्यूमंस नजर आने लगे जिन्होंने उन बीस्ट को खत्म करने के लिए वहाँ पर ऑलरेडी एक ट्रैप सेटअप किया है। अब उस इलाके में आते ही वो लोग वहाँ की चट्टानों को गिराकर उन बीस्ट को क्रश करने लगे। इधर हानली भी बड़ी ही तेजी के साथ उन लोगों के पास पहुंच चुका था और तभी उनमें से एक बंदा हानली पर अपना एरो रेज करता है, मगर वो एरो उसने डिमोनिक बीस्ट पर शूट किया था। वो कह रहा था कि शायद तुम यहाँ पर नए आए हो, बताओ तुम्हारा क्या नाम है। जिस पर वो बंदी बताने लगी कि मेरा नाम है मेनिंग और मैं सीवियर विंटर आइलैंड की फ्री कल्टीवेटर हूँ। वहीं पर हानली भी अपना नाम हान बता देता है। वो कहने लगा कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिन्होंने थोड़ी बहुत मछलियाँ कलेक्ट की और तभी हम पर डिमोनिक बीस्ट ने अटैक कर दिया। मेरे ख्याल से वो इसी डायरेक्शन में भागे थे। जिस पर वो बंदा कहने लगा हाँ वो हमारे ही साथी है, खैर उन्हें पता है कि यहाँ सरवाइव कैसे किया जाए, मगर तुम लोग यहाँ पर नए हो इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम डार्क अंडरवर्ल्ड में आ चुके हो। बाहर की दुनिया में तुम्हारा स्टेटस चाहे कितना भी हाई लेवल का या फिर इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, यहाँ पर उसकी कोई कीमत नहीं। वेल यहाँ पर तो पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर भी सरवाइव नहीं कर सकते, तो अगर तुम दोनों मरना नहीं चाहते तो हमें फॉलो करो। हानली तो ये सब सुनकर ही सोच में पड़ गया। उसने पहला कभी भी डार्क अंडरवर्ल्ड का जिक्र नहीं सुना था। वो सोचता है कि शायद इस सी ऑफ केओटिक स्टार ना होकर कोई दूसरी ही दुनिया होगी। वहीं पर हम एक एल्डर को देख पाते जो कि टियानजी से कहने लगे कि हमने उन बच्चों का इंतजार करना चाहिए, शायद वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। जिस पर टियानजी कहता है एल्डर आप उनकी फिक्र मत कीजिए, सभी को पता है कि बीस्ट का अटैक होते ही हमें टाउन की तरफ भागना होगा। अब अगर वो लोग टाउन की तरफ नहीं गए तो ये उनकी गलती होगी। वहीं पर वो एल्डर हानली और मेनिंग से कहते हैं कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, हमारे साथ ही रहना वरना बीस्ट का खाना बन जाओगे। तो हानली और मेनिंग भी उनके साथ रवाना हो गए। ये जगह वाकई काफी ज्यादा अजीब थी, हर तरफ बस बड़ी बड़ी क्लिफ्स बनी हुई देखकर हानली को काफी ज्यादा अलग महसूस हो रहा था। उसे लगता है कि वो किसी मिस्टीरियस प्लैनेट पर पहुंच चुका है और उतने में ही वहाँ की जमीन शेक होने लगी, जो देखते ही वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इन लोगों का मिसिंग ग्रुप भी पहुंच चुका था। हानली देखता है कि वहाँ पर लो लेवल्स के डिमोनिक बीस्ट होकर भी ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इतनी सारी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वो अपनी मैजिकल पावर का यूज कर पाता तो बात अलग थी। साथ ही साथ हमें एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई गई जिस पर मॉर्टल अटैक के लिए तैयार थे, मगर इनके एरोज एंड बोस का इतना पावरफुल इम्पैक्ट नहीं था जितना कि मैजिकल पावर का होता है। इनफैक्ट उनके कई सारे हमले मिस होते जा रहे थे। ये लोग अब उस दीवार के करीब पहुंच गए, मगर इनका एल्डर पीछे रह गया, जो देखते ही हानली उन्हें बचाने के लिए रवाना हो गया। उसे इन लोगों के एक्शन से ही पता चल गया था कि बुजुर्ग इनके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो अपनी स्मोक शिफ्टिंग का यूज करते हुए इस एल्डर को उठाकर भागने लगा। इधर डीमंस उन पर अटैक कर रहे थे, मगर तब तक ये लोग गेट के पास पहुंच जाते हैं। तभी हानली देखता है कि वॉल पर जो सिपाही तैनात थे उनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं, मगर फिर भी वो बड़े बड़े भाले थ्रो कर पा रहे थे क्योंकि उनकी इनर स्ट्रेंथ कमाल की है। तब तक डिमोनिक बीस्ट ने दीवार के पास आकर तबाही मचाना शुरू कर दी। कई सारे मॉर्टल्स उनके हाथों घायल हो रहे थे, जो देख टियानजी अपनी टोली के साथ आगे बढ़ने लगा। उसने उस बीस्ट में अपना स्पीयर स्टैब तो कर दिया था, मगर इससे उस बीस्ट पर कोई खास असर नहीं हुआ। और तभी वहाँ पर हम एक कल्टीवेटर को देख पाते हैं जिसने एक मैजिकल फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए इस डिमोनिक बीस्ट को ट्रैप कर दिया, जिसके बाद इस सभी लोग चारों ओर से उस बीस्ट पर अटैक करने लगे और फिर टियानजी ने सीधे उसके मुंह में अपना स्पीयर घुसा दिया, जिसके चलते वो बीस्ट मारा जाता है और बाकी बचे डिमोनिक बीस्ट वहाँ से भाग निकले। सब शांत होने के बाद वो एल्डर हानली को बताते कि मेरा नाम है जाओ और मैं इस विलेज का एल्डर हूँ। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि आप दोनों भी कल्टीवेटर्स हो और घोंसली फॉग में ट्रैप होकर इस डार्क अंडरवर्ल्ड में पहुँच गए। तभी हानली कहता है सीनियर आखिर वो कौन सी चीज है जो इस डार्क अंडरवर्ल्ड को इतना स्पेशल बनाती। जिस पर एल्डर जाओ बताने लगे कि यहाँ पर कोई भी मैजिकल पावर या फिर स्पिरिचुअल सेंस काम
काम नहीं करता। यहाँ आने से पहला मैं भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का कल्टीवेटर था, मगर अनफॉर्चुनेटली घोंसले फॉग में ट्रैप होकर यहाँ पहुँच गया। यहाँ आने के बाद ना ही मैं अपनी स्टोरेज बैग को ओपन कर पाया और ना ही स्पिरिचुअल बीस्ट का यूज कर पाया। इसलिए हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉर्टल की ही मार्शल आर्ट का यूज करते हैं। और अभी भी जिस पावर का यूज किया गया था उसे डार्क अंडरवर्ल्ड फोर्स कहा जाता है। डिमोनिक बीस्ट को खत्म करने के बाद हम उनकी बॉडी से डार्क अंडरवर्ल्ड डिमोनिक क्रिस्टल निकाल लेते हैं। इनका यूज करके हम छोटे मोटे फॉर्मेशंस बनाकर खुद को बचा पाते, मगर थोड़ा बहुत यूज करने के बाद ही इन क्रिस्टल की पावर अपने आप कम होने लगती। खैर आज तो हम सभी लोग बाल बाल बच गए, शायद हमारी किस्मत अच्छी थी। तो क्यों ना आप लोग हमारे टाउन को विजिट करो। तो हानली और मैं भी उनके साथ टाउन को एक्सप्लोर करने लगे। एल्डर बता रहे थे कि डार्क अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से बंजर है। यहाँ पर हम बड़ी ही मुश्किल से थोड़ा बहुत खाना ग्रो कर सकते। भले यहाँ पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट का शिकार किया जाता, मगर हम उन बीस्ट को खा नहीं सकते क्योंकि उनकी बॉडी डेडली पॉइजन से भरी होती है। आउटर वर्ल्ड में तुम चाहे कोई मामूली कल्टीवेटर हो या फिर कोई इमॉर्टल, यहाँ पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तो तुम बस हमारे जैसे नॉर्मल इंसान हो जिन्हें अपनी एबिलिटीज का यूज करके खुद को जिंदा रखने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती। वहीं पर हानली सोच रहा था कि भले मैं पूरी तरह से पावरलेस हूँ, मगर यहाँ पर तो मैं हमेशा ट्रैप नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ फंस गया तो मेरे बग्स और स्पिरिचुअल स्पाइडर बिना खाने के ही स्टोरेज बैग में मारे जाएंगे। इसलिए अब मेरी मेन प्रायोरिटी यही होगी कि मैं इस दुनिया से बाहर कैसे जाऊंगा। मुझे इस मसले का सोल्यूशन जल्दी से ढूंढना होगा। साथियों देखता है कि मेनिंग काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए हानली उससे इसकी वजह पूछने लगा, जिस पर मैं बताती कि उस आइलैंड पर मैं अपने भाई के साथ आई थी और तभी घोंसले फॉग ने हम दोनों को निगल लिया। लेकिन जब मुझे होश आया तब मैं आपके साथ थी, पता नहीं मेरा भाई कहाँ होगा। जिस पर हानली बताता है कि शायद घोंसले फॉग ने आपके भाई को किसी और जगह टेलीपोर्ट किया। जैसा यहाँ पर ये विलेज है वैसे ही कई और भी विलेजेस हो सकते हैं। जो सुनते ही मेरी को एक नई उम्मीद मिली थी। अब हानली एल्डर के साथ एक हॉल में पहुँच जाता है। वहाँ पर कुछ और एल्डर्स भी आ जाते हैं। वहीं पर टियानजी उस क्रिस्टल को शो करते हुए बताने लगा कि आज हमें एक और क्रिस्टल मिल गया, हम कुछ दिनों तक तो और सरवाइव कर पाएंगे। जिसके बाद ओमेई को काफी अजीब तरीके से घूरने लगा। उन क्रिस्टल को देखते ही हानली को याद आ गया कि ऐसे ही क्रिस्टल उसने वॉइड हेवन हॉल के पपेट में देखे थे। और उतने में एल्डर्स और टियानजी और सभी एल्डर्स को हानली और मिस मेई से इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो बताने लगे कि ये दोनों भी कल्टीवेटर्स हैं जो कि स्पिरिचुअल आइसोलेटिंग ऑरा की स्पेशल रिफ्ट से यहाँ पहुँच गए। जिस पर टियानजी कह रहा था, अच्छा यही मैं सोचूं कि ये दोनों इतने खूबसूरत क्यों दिख रहे हैं। तो बताओ तुम किस लेवल पर थे, जी कंडेंसेशन या फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिश। जिस पर हानली कहने लगा कि मेरी कल्टीवेशन उतनी भी ज्यादा हाई नहीं कि आप सबके सामने उसे मेंशन किया जाए। तो टियानजी कहते हैं बहुत अच्छे, वैसे भी यहाँ आकर हीरो बनने वाले लोग मुझे जरा भी पसंद नहीं आते। जिसके बाद वो एल्डर से कहने लगा कि पहले ही हमारे विलेज में खाना नहीं और ये दोनों भी कमजोर हैं, हम ऐसे निकम्मे लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते। उसकी बातें सुनकर मेई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वहीं पर हानली एल्डर से कह रहा था कि हम अभी अभी यहाँ आए हैं, हमने तो खुद भी फैसला नहीं किया कि हम यहाँ पर रुकेंगे या फिर वापस जाएंगे, इसलिए हमारे खाने पीने की फिक्र करने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं। जो सुनते ही टियानजी कह रहा था, अरे वाह ये तो बहुत सही बात है, एक काम करो तुम अभी यहाँ से दफा हो जाओ, देखते हैं तुम कितने दिन यहाँ पर सरवाइव कर पाओगे। उसकी बातें सुनकर एल्डर टियानजी पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहने लगे कि हम इन लोगों को मरने के लिए नहीं भेज सकते, भले ही हमारा विलेज छोटा है मगर ये इस डार्क वर्ल्ड का हेवन है। तभी हानली कहता है, सीनियर मुझे बस एक बात बताओ, क्या हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। जो सुनते ही टियानजी काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं कि जब चाहो कहीं भी आ जा सको। अरे यहाँ से तो ना कोर फॉर्मेशन स्टेज के लोग जा पाए और ना ही नेसेंट सोल के, ये डार्क अंडरवर्ल्ड है, इस बात को हमेशा याद रखना। वहीं पर एल्डर जाओ एक बार फिर से टियानजी पर गुस्सा हो गए। वो कह रहे थे कि ये हमारे मेहमान हैं, तो इसलिए तुमने उनके साथ तमीज से बात करनी चाहिए। तो फाइनली टियानजी शांत हो गया। एल्डर जाओ कह रहे थे कि हम भी कल्टीवेटर्स हैं, मगर फिर भी ऐसी घटिया लाइफ को जीकर दिन काट रहे हैं, अगर हम यहाँ से जा पाते तो कब का चले जाते। यहाँ मौजूद हर एक पर्सन घोंसले फॉग में ट्रैप होकर यहाँ आ गया और शायद अब यहीं पर मारा जाएगा। उतने में ही एक एल्डर कहने लगा कि अरे इन्हें उस जगह के बारे में क्यों नहीं बताते, अगर ये लोग वहाँ पहुँच पाए तो अपनी दुनिया में वापस जा सकते। जो सुनते ही हानली काफी ज्यादा अलर्ट हो गया। वहीं पर एल्डर जाओ कहते, अरे उस जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं, जो भी वहाँ गया उसे मौत ने अपने गले लगा लिया। क्या तुम लोग इन खाली चेयर्स को देख नहीं सकते, वो सभी लोग यहाँ से आजाद होना चाहते थे मगर उनका सपना पूरा नहीं हुआ। मगर वो दूसरे एल्डर हानली से कहने
लगे कि बच्चे अगर तुम चाहो तो मैं उस जगह की डिटेल्स तुम्हें बता सकता हूँ। तो हानली उनसे कहने लगा कि एल्डर प्लीज मुझे बताएं कि आप किस जगह का जिक्र कर रहे हो। तो एल्डर बताने लगे कि यहाँ से लगभग 100 मील दूर स्टॉर्म विंड माउंटेन है। वो जगह इस डार्क अंडरवर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट मानी जाती। अगर वहाँ जाकर स्पेशल रिफ्ट के ओपन होने का इंतजार किया जाए तो शायद इस जहन्नुम से निकलने का एक छोटा सा मौका हमें मिल सकता है। मगर वो जगह खतरनाक डिमोनिक बीस्ट से भरी पड़ी है। साथ ही वहाँ पर बहुत ही खतरनाक डिमोनिक विंड फ्लो होती है। अब हमारे पास कोई मैजिकल पावर तो मौजूद नहीं कि हम तेजी से उस माउंटेन पर जा पाए। इनफैक्ट वहाँ जाना भी जुए के दाव जैसा होगा। तो हानली कहने लगा हाँ, अब आपकी बातों से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो जगह कितनी खतरनाक होगी। प्लीज हमें कुछ दिन यहाँ रुकने की इजाजत दीजिए, शायद हमें अपना फैसला लेने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं भी हानली के साथ रुकने के लिए तैयार हो गई। हानली समझ गया था कि एल्डर जाओ और एल्डर लियो इन दोनों के मशवरे अलग अलग हैं। कुछ तो जरूर है जो ये लोग छुपा रहे, लेकिन मैं स्टॉर्म विंड माउंटेन जरूर जाऊंगा। अब वहाँ से बाहर आते ही मैं हानली को बताने लगी कि एल्डर जाओ तो हमें यहाँ पर रुकाने के लिए काफी ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हैं। जिस पर हानली कहने लगा हाँ, मैंने इस बात को नोटिस किया। खैर अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तभी एक बंदा आकर उन्हें बताता है कि एल्डर्स ने आपके लिए कमरे का बंदोबस्त कर दिया है। 3 दिनों तक आपको फ्री में खाना मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको मिशन पूरे करने पड़ेंगे, वरना फिर आपको इस विलेज से निकाल दिया जाएगा। साथ ही हानली और मे को एक ही रूम दिया गया जहाँ पर बस एक ही बेड था। वो बंदा कह रहा था कि अगर तुम्हें एक और बेड चाहिए तो कल लकड़ियाँ काट के खुद के लिए बना लेना। तो हानली में इसे कहता है कोई बात नहीं, तुम बेड पर सो जाना, वैसे भी मैं ध्यान में बैठने वाला हूँ तो मुझे बेड की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर वो बंदा कह रहा था कि एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम कल्टीवेटर्स के नखरे ही अलग होते हैं, प्राण जाए मगर शान न जाए। ठहरे कपड़े बदल लेना, ये तो कुछ ज्यादा ही आई कैचिंग है। वेल यहाँ पर आने के बाद हानली को बार बार ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा, जिससे उसका इरादा और ज्यादा पक्का हो रहा था कि चाहे स्टॉर्म विंड माउंटेन कितना भी ज्यादा भयानक क्यों ना हो, वो वहाँ जरूर जाएगा। हानली इस टाउन के फॉर्मेशन को चेक कर रहा था। उसे इतना तो समझ आ गया कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा इजी है, मगर इन्हें एक्टिवेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। उतने में ही एल्डर उससे मिलने आ जाते हैं। वो कह रही थी मेरे दोस्त तो बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर कोई सीक्रेट पता चले? तो हानली तुरंत उन एल्डर का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कहता है कि आपने थोड़ी देर पहले ही उस माउंटेन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं तो बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। जिस पर एल्डर कहने लगे कि जो भी हमारे टाउन में नया आता है तब उन्हें जानकारी देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। वैसे मेरा नाम है लियो और तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। वेल जब हम उस दुनिया में थे तब किसी चीज का रेस्ट्रिक्शन नहीं था, मैंने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। मेरे पास स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर्स हुआ करती थी, मगर यहाँ पर हमें कमजोर मॉर्टल के साथ ऐसी बेकार सी लाइफ जीनी पड़ रही। वैसे अब हमारी लाइफ एक भद्दा मजाक बन के रह चुकी है। वैसे तुम बताओ तुम्हें डार्क अंडरवर्ल्ड किस किस्म का प्लेस लगा? जिस पर हानली कहने लगा कि इसके नाम से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये नाम स्ट्रॉन्ग इन ची पावर और मौत को रिप्रेजेंट करता है, मगर असल में तो ये जगह किसी फॉर्मेशन या फिर बैरियर के दरमियान के स्पेस जैसी नजर आती। जिस पर एल्डर लियो हंसते हुए कहने लगे कि तुम तो एक ही दिन में यहाँ के बारे में काफी कुछ जान चुके हो, मगर इस जगह के बारे में एक और मशहूर कहानी है। ऐसा माना जाता है कि हम फिलहाल राहु के अंदर हैं। राहु एक बहुत ही विशाल क्रीचर है जो कि चांद और सूरज को भी निगल सकता। उसकी जितनी तेज स्पीड किसी की नहीं होगी। ऐसा कहा जाता है कि राहु समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ है, वो तो बस सालों में कभी कभार ही शिकार पर निकलता। ये सब सुनकर हानली काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो एल्डर से कहने लगा कि इतना बड़ा राहु इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ये तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जिस पर एल्डर कहने लगे हाँ, पहला मुझे भी इन बातों पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर कोई स्पेशल रिफ्ट तो जरूर होगी जो कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर ओपन होती है। उसी वक्त इस स्पेस रिफ्ट आउटर वर्ल्ड को डार्क अंडरवर्ल्ड से कनेक्ट कर देती होगी। यही वजह है कि यहाँ पर अलग अलग शहरों के लोग ट्रैप हो जाते। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं जिन एम्पायर से बिलोंग करता हूँ। जो सुनते ही हानली उन्हें बताने लगा कि मैंने भी जिन एम्पायर के बारे में काफी सुना है। वैसे मैं सी ऑफ कैओटिक स्टार से बिलोंग करता हूँ। मैंने सुना था कि आपका जिन एम्पायर कल्टीवेटर्स के लिए एक शानदार जगह मानी जाती है। जिन एम्पायर में कोई भी बंदा कल्टीवेट कर सकता। अगर आप भी उस मैग्निफिसेंट जगह से बिलोंग करते हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप इस दुनिया में मरना नहीं चाहोगे। क्यों ना हम मिलकर स्टॉर्म विंड माउंटेन को क्लाइंब करने की कोशिश करें। जिस पर एल्डर लियो कहने लगे कि कुछ सालों पहले एक नेसेंट सोल का कल्टीवेटर इस दुनिया में फंस गया था। उसने कहा कि हमने इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो हमने कई साल तैयारियां
की, जिसके बाद हम स्टॉर्मविंड माउंटेन के लिए रवाना हो गए, मगर हमें वहाँ से खाली हाथ वापस आना पड़ा। साथ ही हमारे कई सारे लोग मारे गए। वो माउंटेन खतरों से भरा पड़ा है। मैं तो उन खौफनाक यादों को कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। हानली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक नेसेंट सोल का कल्टीवेटर भी यहाँ से बाहर निकलने में फेल हो गया। उससे पूछने लगा कि बताइए अब वो सीनियर कहाँ पर है, जिस पर एल्डर लियो बताते हैं कि सफर में वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया था और फिर यहाँ वापस आने के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। वो बंदा नेसेंट सोल पर था, तो तुम समझ सकते हो कि उसके पास कितनी सारी प्रेशियस टेक्निक और कल्टीवेशन मेथड होगी। मगर उन सारे ट्रेजर्स की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। जिस पर हानली कहते हैं सीनियर प्लीज आप हार मत मानिए, तो हम यहाँ से बाहर भी जरूर से निकल पाएंगे। जिस पर एल्डर लियो हंसते हुए कहने लगे कि तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे उसी बंदे की याद आ गई। तुम बिल्कुल उसके जैसे हो, कभी ना हार मानने वाले जाबाज योद्धा। खैर सामने जो वेयर हाउस है उसमें उस बंदे का सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो तुम वो सब देख सकते हो। बस उसका सारा सामान आखिर तक चेक करो। और रही बात मेरी, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मैं कभी वापस जा पाऊंगा। वैसे भी इमॉर्टलिटी को हासिल करना ऐसा है मानो कोई छोटा बच्चा दूध के लिए रो रहा हो और उसे वो ना मिले, या फिर कोई भूखा शेर शिकार के लिए तरस रहा हो। हम इंसान इतने लालची होते हैं कि हमें कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। लेकिन सच बताओ तो मैं अब इस जिंदगी से ऊब चुका हूँ। अगर मुझे आज भी मौत आ जाए तो मैं उसे हंसी खुशी कबूल करूंगा। मैंने इमॉर्टलिटी का दामन छोड़ दिया है। और अब एल्डर लियो के वहाँ से जाने के बाद हानली नोटिस करता है कि कोई उनकी बातें चुपके से सुन रहा था। अब हानली सीधे उस वेयर हाउस में पहुंच जाता है जो कि कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। तो हानली ने कैंडल लाइट करते हुए उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स की बिलोंगिंग पड़ी हुई थी जो कि इस दुनिया में बेमतलब है। उसी वक्त हानली को वहाँ की चट्टानों पर कुछ कार्विंग नजर आई जो कि उसी नेसेंट सोल वाले कल्टीवेटर की थी जिसका एल्डर लियो ने जिक्र किया था। अब उसे पढ़ने के बाद हानली को रियलाइज हुआ कि सिर्फ जिनसेंग हब या फिर ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का यूज करके वो एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर नहीं बन सकता। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद हानली को रियलाइज हुआ कि इनर डीमंस को काबू करने के बाद ही उसके नेसेंट सोल बनने के चांसेस थे। साथ ही उस राइटिंग को पढ़ते हुए हानली को ये भी फील हुआ कि वो बंदा इस दुनिया में आने के बाद काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट था। हानली कहता है कि मैं सीनियर जैसा नहीं बनने वाला। उतने में ही हानली को स्टोन के अंदर एक सीक्रेट विंडो नजर आती है जिसके अंदर एक जानवर की चमड़ी पर पर्सनल रिकॉर्ड लिखे हुए थे, जिसे देखते ही हानली समझ गया कि ये उस सीनियर का इस दुनिया का एक्सपीरियंस होगा। तो अब हमें उस सीनियर की कहानी बताई गई। वो सीनियर कह रहा था कि मेरा डार्क अंडरवर्ल्ड में आकर अब 1 साल पूरा हो चुका है। मेरी मैजिकल पावर, मेरा ट्रेजर, मेरे स्पिरिचुअल पेट्स यहाँ आने के बाद सब कुछ यूजलेस हो गए, जिसके चलते मुझे इस जगह से नफरत होने लगी है। अब यहाँ पर मेरे 2 साल पूरे हो गए। हमने यहाँ पर अपना टाउन भी बना लिया है, मगर क्या हम इस खतरनाक जगह पर सरवाइव कर पाएंगे? अब तो यहाँ पर मुझे 5 साल पूरे हो चुके हैं। हमने यहाँ के बीस्ट का शिकार करना शुरू कर दिया। इनके बॉडी से हमें 20 क्रिस्टल हासिल हुई जिसका यूज करके हम थोड़ी सी क्वांटिटी में मैजिक पावर यूज कर पाएंगे। अब इन्हीं क्रिस्टल की मदद से हम यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। साथ ही इसकी मैजिकल पावर हमेशा मुझे याद दिलाती है कि मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ। अब डार्क अंडरवर्ल्ड में आकर मेरे 15 साल पूरे हो गए। फाइनली हमें स्टॉर्मविंड माउंटेन के बारे में पता चला। यहाँ से बाहर जाने का हमारे पास यही एक रास्ता है। अगर मैं उस भयानक पहाड़ को क्लाइम कर पाए तो शायद सरवाइव कर सकता हूँ, मैं अपनी दुनिया में वापस लौट पाऊंगा। लेकिन स्टॉर्मविंड माउंटेन पर जाने से पहले हमें ढेर सारी तैयारियां शुरू करनी होगी। अब यहाँ पर मुझे टोटल 32 साल कंप्लीट हो गए, मगर अभी तक हम उस घटिया पहाड़ पर क्लाइम नहीं कर पाए। हमें और ढेर सारी क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। अब इस दुनिया में आकर मुझे 40 साल पूरे हो गए। मुझे लगा था कि इतने क्रिस्टल में हम माउंटेन तक पहुँच पाएंगे, मगर ये काफी नहीं है। मेरे कई सारे साथी इस सफर में मारे गए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे कुछ भी करके आगे बढ़ना ही होगा। अब यहाँ पर मेरे 42 साल कंप्लीट हो चुके। मेरे कुछ साथी मारे गए और कुछ हार मानकर वापस चले गए। ये सभी लोग लूजर निकले, ये किसी काम के नहीं। अब मुझे दोबारा से क्रिस्टल जमा करने होंगे, मगर इससे पहले मुझे कुछ कल्टीवेटर्स की जरूरत है। अब तो मैं गिनती ही भूल गया। मुझे याद ही नहीं इस दुनिया में आकर मेरे कितने साल पूरे हो गए। मेरे हाथ से वक्त फिसलता जा रहा। जो भी मेरा ये रिकॉर्ड देखेगा मैं उसे ही बताना चाहता हूँ कि इस माउंटेन को क्लाइम करने से बेहतर है तुम भाड़ में जाओ। जस्ट गो टू हेल। उस माउंटेन में एक विशाल आग है जो तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगी, इसलिए तुम भाड़ में जाओ। उसकी ऐसी गुस्से भरी बातें पढ़कर ही हानली समझ गया कि वो बंदा
पिता पूरी तरह से पागल हो चुका था। आखिरी दिनों में उसे कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिना मैजिकल पावर के उस माउंटेन को क्लाइंब करना इम्पॉसिबल था और ये बात अब हानली भी समझ चुका है। वही दूसरी तरफ मेई हानली का इंतजार कर रही थी, तभी टियानजी वहाँ पर आ जाता है। इस बंदे को अपने कमरे में देखकर मेई काफी ज्यादा डर गई थी। वो कहने लगा कि शायद तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़कर भाग निकला है। मेरे ख्याल से उसे कुछ मिल गया होगा, तो तुम भी मेरे साथ चलो। यहाँ पर अकेले रुकना तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। जिस पर मेई कहने लगी कि इतनी रात गई, तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम्हें जो भी बात करनी है वो हम कल करेंगे। लेकिन टियानजी कह रहा था, मिस मैं ही आपको यहाँ पर लेके आया था, तो मेरे होते हुए मैं तुम्हें खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। ये जगह हद से ज्यादा खतरनाक है, तो हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। मेई के पास कोई वेपन नहीं था, तो वहाँ पड़ी नीडल दिखाकर उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। टियानजी कह रहा था कि ये बहुत ही भयानक जगह है, हमें सवेरा होने से पहले ही यहाँ से भागना होगा। अब वो मेई को टच कर पाई इससे पहले हानली वहाँ पर पहुँच गया। वो टियानजी से पूछता है कि बताओ तुमने इस जगह को भयानक क्यों बोला। जिस पर टियानजी कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम्हारे आने का मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ, वैसे तो मैं हल्की सी आवाज भी सुन लेता हूँ। तो हानली कहने लगा कि शायद तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। जो सुनते ही टियानजी हानली पर अटैक करने चला गया, मगर हानली स्मोक शिफ्टिंग का यूज करते हुए बड़ी ही तेजी से यहाँ से वहाँ छलांगे लगाकर सीधे जाके टियानजी के मुंह पर एक जोरदार लात जड़ देता है। साथ ही साथ यहाँ से वहाँ स्पाइडर जैसे घूमते हुए उसने टियानजी को नीचे पटक दिया। टियानजी भी उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर हानली की स्पीड ही इतनी तेज थी कि वो उसके लात और मुक्कों से तगड़ी धुलाई करने लगा। साथ ही हानली अपनी ब्लेड जानबूझकर उसके सामने स्टैब करता है। वो उसे जता रहा था कि मैं तुझे मार सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। तभी टियानजी उससे कहने लगा कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे खत्म कर दो, वैसे भी तुम भी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाओगे। तभी हानली उसका हाथ मरोड़ती हुई सीधे उसे दरवाजे की तरफ फेंक देता है। वो कह रहा था कि वेयर हाउस के स्टोन टैबलेट पर जो कुछ भी लिखा है, शायद तुम उसी वजह से मिस मेई को यहाँ से ले जाने वाले थे, लेकिन मेरे होते हुए ये पॉसिबल नहीं। जिस पर टियानजी कहता है ठीक है, मैं हार मानता हूँ। वैसे भी जहाँ तक मुझे पता था सभी कल्टीवेटर्स मॉन्स्टर होते हैं, मगर तुम सबसे अलग हो। अगर तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं है तो अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तो बस इस लड़की को बचाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे गलत समझ लिया। साथ ही साथ टियानजी ने हानली को बिस्किट क्रिस्टल भी दे दी थी। वो बताता है कि अगर तुम्हारा किसी भी मॉन्स्टर से मुकाबला हुआ तो ये क्रिस्टल दिखाकर तुम उन्हें खुद से दूर रख सकते हो, लेकिन ये क्रिस्टल बस लो लेवल के बीस्ट पर ही काम करेगी। अगर गलती से तुम्हारा पाला किसी खतरनाक बीस्ट से हो गया तो फिर मैं तुम्हें गुड लक ही बोल सकता हूँ। अब टियानजी के वहाँ से जाने के बाद हानली ने डोर बंद कर दिया। वो मेई को बता रहा था कि इस बंदे के इरादे तुम्हें नुकसान पहुँचाने के नहीं थे, शायद उसे मुझ पर यकीन नहीं था, इसलिए वो तुम्हें अपने साथ सेफ रखना चाहता है। वेल मैं इतना तो जान चुका हूँ कि ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जिसके बाद हानली वहाँ का एक नाइफ उठाकर रवाना होने वाला था, मगर तभी मिस मेई कहने लगी कि मुझे भी आपके साथ ले चलिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अकेले रहना नहीं चाहती। हालांकि हानली को पता था कि स्टॉर्मविंड माउंटेन हद से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो मेई को अपने साथ ले जाने की रिस्क उठाना नहीं चाहता। इसलिए वो मेई को समझाने लगा कि शायद इस माउंटेन पर जाते हुए मैं भी जिंदा नहीं बच पाऊंगा, तो भला मैं अपने साथ तुम्हारी जान को खतरे में कैसे डाल सकता हूँ। तुम यहीं पर रुक जाओ, टियानजी तुम्हारा ख्याल रखेगा। मुझे नहीं लगता कि टियानजी के होते हुए कोई तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। तभी मेई उससे कहने लगी कि शायद मैं आपकी थोड़ी सी मैजिकल पावर को रिस्टोर करने में हेल्प कर सकती हूँ, मगर हानली को इतना तो पता है कि यहाँ पर कोई मैजिकल पावर काम नहीं करने वाली। अब वो डोर ओपन करके वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी मिस मेई कहती, सीनियर आपने ट्रांसिएंट जेड फिनिक्स मैरो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो सुना ही होगा। जो सुनते ही हानली ने पहले तो दरवाजा बंद किया और फिर वहाँ पर एक टेबल खिसका कर लगा दी। अब वो मेई से पूछता है कि चलो बताओ ये क्या चीज है। जिस पर मेई बताने लगी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग ट्रांसिएंट स्पिरिचुअल ऑरा को एक सीक्रेट टेक्निक के जरिए दूसरे पर्सन की बॉडी में डाल सकते हैं। ट्रांसिएंट स्पिरिचुअल ऑरा इस दुनिया की 7 स्पिरिचुअल ऑराज में से एक है और इसे आसानी से रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता, चाहे फिर वो ये डार्क अंडरवर्ल्ड ही क्यों ना हो। वो इस ऑरा को सप्रेस नहीं कर सकता, मगर इस ऑरा का भी एक ड्रॉबैक है, कुछ वक्त के बाद ये अपने आप वैनिश हो जाएगी, यानी कि हम इसे अपनी बॉडी में ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, मगर इसका यूज करके हम आपकी स्पिरिचुअल पावर को थोड़ी देर के लिए रिस्टोर कर सकते हैं। हानली सोचता है कि अगर मुझे थोड़ी भी स्पिरिचुअल पावर्स मिल जाए तो मैं अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट का पाउच और स्टोरेज बैग को ओपन कर पाऊंगा। मैं उसमें से ट्रेजर और सोल विपिंग बीस्ट को बाहर
बाहर निकाल सकता हूँ, जिनका यूज करके हम आसानी के साथ डार्क बीस्ट का मुकाबला कर पाएंगे। तो हानली सीधे मेई की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि स्पिरिचुअल आरा फिलहाल कितनी ज्यादा प्रेशियस है, तो प्लीज मुझे बताओ कि हम इस प्रोसेस को पूरा कैसे करेंगे। जिस पर मेई कोई जवाब नहीं देती। वो कह रही थी कि पहले तो आपको मुझसे वादा करना होगा कि मेरे भाई को ढूंढने में आप मेरी हेल्प करोगे। तो हानली उससे कहने लगा कि बस 3 महीनों तक ही हम उसकी तलाश करेंगे। अगर वो 3 महीनों में हमें नहीं मिला तो फिर तुम्हें मेरे साथ वापस चलना ही होगा। तो मिस मेई भी इसके लिए राजी हो गई। वो हानली से पूछती कि बताए फिर आपको ट्रांजिएंट स्पिरिचुअल आरा की कब जरूरत है। तो हानली उससे कहता है कि मुझे अभी इसी वक्त उस आरा की जरूरत है। जितनी जल्दी मैं अपनी मैजिकल पावर्स को रिकवर करूंगा उतनी ही जल्दी हम मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए पूछने लगा कि बताओ फिर मुझे क्या करना होगा। मगर मिस मेई तो डर के मारे पीछे हटने लगी, जिसके बाद वो काफी ज्यादा हेजिटेट होकर हानली को बताने लगी कि ट्रांजिएंट ऑरा हमारे लंग्स में स्टोर्ड होती है, तो उसे आपकी बॉडी में ट्रांसफर करने का बस एक ही तरीका है। अब वो तरीका बताने में उसे शर्म आ रही थी। समझदार को इशारा काफी होता है, तो हानली समझ गया कि वो तरीका कौन सा होगा। तो अब उस एनर्जी को हासिल करने के लिए हानली उसके पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करने लगा। हालांकि मैं इसके लिए रेडी नहीं थी, तो हानली उसे समझाता है कि ऑलरेडी हमारे पास वक्त नहीं, यही हमारा आखिरी ऑप्शन है। देखो यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं इस बात का जिक्र किसी के पास नहीं करूँगा, ये सीक्रेट बस हम दोनों के दरमियान रहेगा। तो फाइनली मैं और हानली किस करते हैं। उसके ऐसा करते ही ट्रांजिएंट स्पिरिचुअल आरा हानली की बॉडी में समाने लगी। थोड़ी देर में हानली को महसूस होता है कि एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी में हानली ने अपनी मैजिकल पावर्स को हासिल किया है, इसलिए वो फटाफट से कुछ वेपन्स बाहर निकाल लेता है। वो मेई को बता रहा था कि इतनी एनर्जी में मैं बस अपनी स्टोरेज बैग को ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी मैजिकल पावर्स का यूज नहीं कर पाऊंगा। जिस पर मेई कहने लगी कि आज के लिए इतना काफी हो गया, मैं आपको और किस नहीं करने वाली। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप कौन सी लेवल के कल्टीवेटर हो। मेरे ख्याल से आप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के फाइनल स्टेज पर होंगे। जिस पर हानली कहने लगा बिल्कुल नहीं, मैं तो कोर फॉर्मेशन का कल्टीवेटर हूँ। जो सुनकर ही मेई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कोर फॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर को किस किया। और तभी सोल वीपिंग बीस्ट बाहर आ जाता है। वो हानली पर थोड़ा सा नाराज था, क्योंकि काफी देर से हानली ने उसे बाहर नहीं निकाला, इसलिए वो जल्दी से अपनी पार्टी बदलकर सीधा मेई के पास चला गया। मेई को तो ये बंदर काफी ज्यादा पसंद आया था। तभी हानली मिस मेई से कहता है कि यहाँ रखे कपड़ों से आप मेरे बीस्ट के लिए कोई थैला बना दो, ताकि यहाँ से बाहर निकलते वक्त हम इस बीस्ट को उसमें छुपा देंगे। तब तक मैं एक जरूरी काम पूरा करके आता हूँ। अब हानली वहाँ से बाहर आते ही उसे याद आता है कि यहाँ पर सिंकिंग वाटर मौजूद था, और इस वाटर के अंदर डार्क फ्लेम फोर्स की पावर है। तो टाउन के लोग इसी पानी में अपने वेपन्स सोख करके उन्हें तेज बनाते हैं। साथ ही इस पानी से उनके वेपन्स की ताकत भी बढ़ जाती थी। तो हानली ने वहाँ से थोड़ा सा पानी फिल कर लिया, क्योंकि रास्ते में उनका डिमोनिक बीस्ट से मुकाबला हो सकता था। तब अपने वेपन्स की पावर बढ़ाने के लिए हानली इस पानी का यूज कर सकता है। अब हानली का बस एक ही काम बाकी है, और वो क्या होगा ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। साथ ही हानली चुपके से देखता है कि एल्डर जाओ काफी अलर्ट होकर एक कमरे में जा चुके हैं, लेकिन हानली उसे फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। अब एल्डर जाओ जिस जगह पर गए थे वहाँ पर कई सारे वेपन्स और खून से सने हुए कपड़े थे। वो तो एल्डर लियो पर आते ही भड़क गए। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारी सारी चालबाजी समझ रहा हूँ, तुम जानबूझकर उन दोनों बंदे के साथ क्लोज हो रहे हो। साथ ही तुमने उस हान को नेसेंट सोल के कल्टीवेटर की चीजें कहाँ रखी है ये भी बता दिया। तो चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारा एग्जैक्टली प्लान क्या है। जिस पर एल्डर लियो कहने लगे कि जब भी तुम घबरा जाते हो तब मुझे भी डर लगता है। देखो मैं उस लड़के से बस मेरे घर के बारे में बात कर रहा था, ताकि मैं अपनी पुरानी यादों को ताजा कर पाऊँ। इतने साल गुजरने के बाद भी मुझे मेरे घर की बात याद आती है। जो सुनकर एल्डर जाओ हंसते हुए कहने लगा कि यहाँ आकर इतने साल हो गए, मगर अभी भी तुम उस आउटर वर्ल्ड की बातों को भूल नहीं पाए। ये तो सरासर बेवकूफी है। जिस पर एल्डर लियो कहने लगे कि हाँ तुम्हारे लिए ये सब पागलपन होगा, मगर वो दुनिया ही मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे लगा था कि वो नेसेंट सोल वाला बंदा हमें घर ले जाएगा, मगर वो भी फेल हो गया। अब तो हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। तभी एल्डर जाओ वहाँ का एक खंजर उठाते हुए कहने लगा कि हम इन दोनों को डार्क बीस्ट को खिला देंगे, जिससे हम और कई सारे क्रिस्टल जमा कर सकते हैं। इस तरह से हमारा विलेज और कुछ साल शांति से जी पाएगा। मगर एल्डर लियो कहने लगे माफ करना मेरे दोस्त, इसके लिए अब देर हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी टियानजी को उन्हें इन्फॉर्म करने भेज दिया था कि यहाँ पर मत रुको। मेरे ख्याल से वो आज रात ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जो सुनकर एल्डर जाओ उन पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुमने मुझे धोखा देकर उन लोगों का साथ दिया है, अगर ऐसी हरकतें करोगे तो मेरे हाथों मारे जाओगे। जिस पर एल्डर लियो कहते हैं कि अब मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं तो ऑलरेडी मौत के दरवाजे
दरवाजे पर खड़ा हूँ। इतने सालों में हमारे हाथ कई सारे मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। हमने सरवाइव करने के लिए बहुत सारे बुरे काम किए। उस वक्त भी मुझे तुम्हारी हैवानियत में शामिल नहीं होना था, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। जिस पर जाओ कहता है, वाह देखो तो तुम्हारे अंदर का अच्छा इंसान जाग चुका है। जब से उस एल्डर ने इस मेथड का इजाद किया था तब से हम काफी अच्छे से सरवाइव कर पाए। हमें अब अपने मॉर्टल्स को उन बीस्ट के साथ फाइट करने भेजने की जरूरत नहीं है। हमने जिन लोगों को सैक्रिफाइस किया था उन्हीं की वजह से हमें ढेर सारे क्रिस्टल मिल गए और फिर उसी से हम प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाए, वरना हमारा विलेज तो कभी सरवाइव नहीं कर पाता। और अब तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारे कई सारे क्रिस्टल हाथ से निकल जाएंगे। तुम्हें लगा कि वो लोग माउंटेन क्लाइंब करके यहाँ से चले जाने चाहिए, मगर तुम अपने लोगों की सर्वाइवल के साथ धोखा कर गए। क्या तुम्हें हमारे लोगों की कोई परवाह नहीं है? जिस पर एल्डर लियो जवाब देते हुए कहने लगे कि मेरे दोस्त, तुमने बहुत बुरे काम किए और अब तुम सर्वाइवल का नाम लेकर अपने कर्मों को छुपाना चाहते हो। क्या अभी तक तुम्हें इस लाइफ से नफरत नहीं हुई? और उतने में जाओ ने एल्डर लियो की पीठ पर वार कर दिए, जिससे वो बेचारे घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। वो कहने लगे कि कई सालों पहले इसी तरह से तुमने और मैंने मिलकर उस नेसेंट सोल वाले सीनियर को खत्म किया था और आज मुझे भी तुमने धोखा दिया। उस वक्त मैंने भी तुम्हारी धमकियों से डर के तुम्हारा साथ दिया था। जो बोया वही आज मैं काट रहा हूँ। मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि बस तुम मुझ पर एक एहसान करो। तुम मेरी बोन्स का यूज करके डार्क बीस्ट को कैप्चर कर लेना, मगर प्लीज उन दो बच्चों को यहाँ से जाने दो। मेरे ख्याल से उन्हें उनकी किस्मत आजमाने का मौका मिलना चाहिए। जिस पर एल्डर जाओ कहने लगा कि वैसे भी तुम मरने वाले हो तो तुम्हें उन दोनों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसी वक्त एल्डर लियो की मौत हो गई। उन्होंने हानली और मेई को बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया कि उन्हें आखिरकार मरना पड़ा, लेकिन वैसे भी वो इस जिंदगी से तंग आ गए थे तो जाते हुए उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया। वही दूसरी तरफ हानली मेई को बताता है कि हमने अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। टियानजी ने हमें बताया था कि सवेरा होने से पहले यहाँ से चले जाओ और मुझे उस बंदे की बात पर पूरा यकीन है। तो वे दोनों अपनी पैकिंग कर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े। हालांकि एल्डर जा उनका रास्ता रोक रास्ते में खड़ा था। वो कह रहा था, अरे आज ही तो आप यहाँ पर आए थे और आज ही जा रहे हो। हमें तो तुम्हारी मेहमान नवाजी करने का भी मौका नहीं मिला। जिस पर हानली कहता है, सीनियर आपने हमें शेल्टर दिया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, मगर मैंने मिस मेई से वादा किया था कि मैं उसके भाई को ढूंढने में उसकी मदद करूंगा, तो हम यहाँ पर रुक के अपना और वक्त जाया नहीं कर सकते। जिस पर एल्डर जाओ कहने लगा कि फिलहाल हमारे विलेज को काबिल और पावरफुल लोगों की जरूरत है। अगर तुम लोग यहाँ रुक गए तो मैं कल ही पूरे विलेज को मिस मेई के भाई को ढूंढने का ऑर्डर दूंगा। जिस पर हानली कहने लगा, सीनियर मैं आपकी रहमदिली की कदर करता हूँ, मगर हमने ऑलरेडी फैसला कर लिया है तो प्लीज अब हमें इजाजत दीजिए। जो सुनकर एल्डर जाओ कहने लगा, अरे अरे ये कितना ज्यादा बुरा होगा। सच बताओ तो मैं तुम दोनों को मरता हुआ नहीं देख सकता। मेरे ख्याल से तुम्हारी भी कुछ आखिरी इच्छाएं होंगी, तो प्लीज यहाँ से जाने से पहले वो मुझे बता देना ताकि मैं अपनी पूरी कोशिश करके तुम्हारी लास्ट विशेष को पूरा करूंगा। जो सुनते ही मिस मेई घबराते हुए उससे पूछने लगी कि एल्डर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो एल्डर उसे बताता है कि स्टॉर्मविंड माउंटेन जाना यानी कि एक डेथ सेंटेंस को अपने गले लगाना। वैसे भी तुम लोग वहाँ जाकर मारे जाने वाले हो तो क्यों ना तुम्हारी लाइफ का मैं सही से इस्तेमाल करूँ। मुझे कोई भी चीज बर्बाद करना पसंद नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरे टाउन के लोगों को खुशी मिलेगी। और उतने में वहाँ के घरों की लाइट्स ऑन हो गई। घर घर से कई सारे लोग वेपन्स लेकर तैनात हो चुके थे। वहीं पर हम फॉर्मेशंस एक्टिवेट करने वाले लोगों को भी देख पाते हैं जो कि हानली और मेई को ट्रैप करने के लिए रेडी हो गए। तो अब देखते ही देखते इन दोनों को चारों ओर से घेर लिया गया। इस सब से अब हानली भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। वो कहता है, सीनियर हम दोनों के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं, तो क्यों ना आप हमें चुपचाप से यहाँ से जाने दें, यही हम सब के लिए बेहतर होगा। जिस पर एल्डर कहता है, हानली फिर तो मुझे आपसे माफी मांगनी होगी क्योंकि ये तो होने से रहा। जो सुनकर हानली कह रहा था, चलो फाइनली आप लोगों ने अपने असली रंग दिखा दिए। और उतने में एक बंदे ने इन पर एरो शूट कर दिया, मगर हानली स्मोक शिफ्टिंग का यूज करते हुए मिस मेई को अपने साथ लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उसने बड़े स्टाइल के साथ मेई को प्रोटेक्ट करते हुए उसे कहीं पर कवर लेने के लिए बता दिया ताकि मेनिंग इस बैटल में महफूज रह पाए। और अब हानली उन लोगों की धुलाई करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में उसने कई सारे लोगों की हड्डी पसली एक कर दी थी। जो देखते एल्डर जाओ ने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का हुक्म दिया, जिसके चलते उस फॉर्मेशन के जरिए हानली पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी से अटैक होने लगे। हानली तो इस एनर्जी से बचते हुए बड़ी ही तेजी से भाग रहा था और उतने में वो अपनी सोर्ड लेकर एल्डर को
खत्म करने के लिए उसके करीब पहुंच गया, मगर हानली उस पर अटैक कर पाई इससे पहले उस एनर्जी ने उसे रस्सी जैसे जकड़ लिया था। वेल इस मोमेंट पर हानली की स्वॉर्ड उस बंदे के एकदम करीब जाकर रुक गई थी और तभी वो एल्डर उसे पीछे खींच लेता है। हानली अब उनके जाल में फंस चुका था। वो कह रहा था पता नहीं उस बंदे को आने में इतनी देर क्यों लग रही। दरअसल हानली का यहाँ पर एक प्लान है जो कि हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। तब तक मिस मेई पर भी एरो से अटैक हो गया, लेकिन वो एरो मेई तक पहुँच पाई इससे पहले ही उसे किसी ने काट दिया। साथ ही वही एरो तेजी से जाकर एल्डर जाओ को घायल कर देता है और अब वहाँ पर कई सारे लोग पहुँच गए जो कि एल्डर जाओ के चमचों पर अटैक करने लगे थे। उन्होंने फॉर्मेशन कंट्रोल करने वाले बंदों पर भी हमले करना शुरू कर दिए, जिसके चलते हानली भी आजाद हो गया था। दरअसल हानली की मदद करने वाला पर्सन है टियानजी। वो हानली को बताता है कि इन सब लोगों को जमा करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, मगर कोई नहीं, अभी इवल लोग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। साथ ही वो एल्डर जाओ से पूछने लगा कि बताओ एल्डर लियो कहाँ पर है, आपने उनके साथ क्या किया। जिस पर एल्डर जाओ बताता है कि तुम्हारा लियो कुछ ज्यादा ही ईमानदारी दिखा रहा था तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। जिसके बाद वो फॉर्मेशन को हैंडल करने वाले लोगों की फॉरहेड से क्रिस्टल को समन करने लगा। वो क्रिस्टल उसके आसपास जाकर रिवॉल्व कर रहे थे, जो देख टियानजी हानली को बताता है कि ये डार्क बीस्ट क्रिस्टल के पीसेस है। तब तक वो लोग भी एल्डर जाओ की तरफ चले जाते हैं। टियानजी तो ये देखकर हैरान था कि एल्डर जाओ ने नेदरवर्ल्ड की सीक्रेट मेथड सोल सबमिशन सीक्रेट आर्ट का यूज किया है। इससे वो कल्टीवेटर्स के फ्लैश और ब्लड का यूज करके खुद को पावरफुल बना सकता था। साथ ही साथ एल्डर जाओ ने अब अपनी इवल फॉर्म को भी एक्टिवेट कर लिया, जिसके बाद उन क्रिस्टल का यूज करते हुए हानली पर अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं पर टियानजी ने भी एल्डर पर हमला करने की कोशिश की, मगर एल्डर जाओ तो इन दोनों पर भारी पड़ गया था। हानली समझ जाता है कि क्रिस्टल तो ऑफेंस और डिफेंस इन दोनों में काफी ज्यादा कारगर है, मगर इनका बस एक ही निगेटिव पॉइंट था, ज्यादा यूज करने से क्रिस्टल अपनी पावर्स को खो देंगे और तभी जाकर हम इसे हरा सकते हैं। तभी हानली ने एक बार फिर से जाकर एल्डर पर अटैक कर दिया, मगर क्रिस्टल की शील्ड ने उसे काफी दूर ले जाकर पटक दिया था। तो हानली टियानजी से कहने लगा कि अब हमें अलग अलग होकर इसे भटकाना होगा, जिसके चलते ये दोनों भी स्प्लिट होकर भागने लगे। वहीं पर एल्डर एक साथ तो इन दोनों को हैंडल नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने पहला टियानजी पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि टियानजी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए सारे अटैक को डॉज करने लगा, जो देख एल्डर जाओ 3 क्रिस्टल की पावर का यूज करके उस पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हानली देखता है कि एल्डर अब पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, तो उसने इसी का फायदा उठाते हुए एल्डर पर अटैक कर दिया। एल्डर उसे अपने क्रिस्टल से रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर उसके क्रिस्टल ब्रेक होकर बिखर गए और उतने में ही हानली का वही स्लैश जिससे उसने क्रिस्टल ब्रेक किए थे वो एल्डर को भी काट देता है। एल्डर जाओ अब घायल होकर नीचे गिर गया था। वो पूछता है कि बताओ तुम लोग हार क्यों नहीं मानते, हम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, हम इस जहन्नुम से निकल नहीं सकते। और इतना कहकर एल्डर जाओ की मौत हो गई। अब अगली सीन में हम देख पाते कि हानली टियानजी से कुछ सवाल पूछ रहा है। वो कह रहा था बताओ जो भी लोग यहाँ मारे गए क्या उन्हें मॉन्स्टर्स को फीड किया जाता था, और शायद उन्हें मॉन्स्टर का शिकार करके डार्क अंडरवर्ल्ड क्रिस्टल को हासिल किया जाता होगा ताकि तुम लोग इस विलेज को प्रोटेक्ट कर पाओ। जिस पर टियानजी कहने लगा भाई किस्मत का मजाक देखो, जिन पावरफुल लोगों को लगता होगा कि वो इस दुनिया पर राज करेंगे, किस्मत ने उन्हें इस जहन्नुम में लाकर पटक दिया जहाँ वो मॉर्टल जैसे मारे गए। वहीं पर मिस मेई को भी उन कल्टीवेटर्स के लिए बुरा लग रहा था जो कि इस दुनिया में ट्रैप होकर लो लेवल के मामूली से मॉन्स्टर्स का शिकार हो गए। हानली कह रहा था कि अब ये सब कुछ मैटर नहीं करता, हम यहाँ से बाहर जाएंगे, चाहे फिर उसके लिए हमें अपनी जान ही देनी क्यों ना पड़ जाए। मगर टियानजी ऐसा नहीं चाहता था कि ये लोग भी किसी मॉन्स्टर का खाना बन जाए, इसलिए वो कहता है दोस्त क्यों ना तुम हमारे साथ रुक जाओ, यहाँ पर मॉर्टल्स की जिंदगी का एक्सपीरियंस लो, चांसेस है कि तुम कई सालों तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। मैं तुम्हारे जैसे एक दिन लोगों को मौत के मुंह में जाता हुआ नहीं देख सकता। जिस पर हानली कहता है दोस्त शायद तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने भी एक जमाने में मॉर्टल्स की जिंदगी को एक्सपीरियंस किया है, उनकी कभी न खत्म होने वाली सफरिंग को देखकर ही मैंने इमॉर्टलिटी का रास्ता चुना था। तो अब टियानजी समझ जाता है कि वो चाहे हानली को कितना भी मनाने की कोशिश क्यों न करे, हानली गिव अप नहीं करेगा। इसलिए वो हानली को स्टॉर्मविंड माउंटेन जाने का रास्ता बताने लगा। वो कह रहा था कि बस डार्क रिवर को फॉलो करते जाओ और तुम
स्टॉर्मविंड माउंटेन के पास पहुंच जाओगे। उस माउंटेन के बेस के पास रेड सॉइल विलेज है। वो विलेज ही तुम्हारा आखिरी स्टॉप होगा। वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करके तुम अपने सफर की शुरुआत कर सकते हो। तो फाइनली हानली और मेई वहाँ से निकल पड़े। तो अब विलेज के सभी लोग हानली और मेई को अलविदा बोल रहे थे। वहीं पर टियानजी भी विलेज की वॉल पर खड़ा होकर उन्हें गुड लक विश करता है। ये बंदा दिल से चाहता था कि हानली इस जर्नी में कामयाब हो जाए। साथ ही वो मेई को भी गुड बाय बोल रहा था। टियानजी और मेई को एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन फील हुआ था। शायद ये उनकी दोस्ती हो सकती है। और अब इन लोगों को अलविदा कहकर हानली और मेई अपने सफर पर रवाना हो गए। हानली के पास एक बुक थी जो कि उसे टियानजी ने दी हुई है। टियानजी ने उसे बताया था कि ये बुक एल्डर लियो की है। वो चाहते थे कि जो भी पर्सन उस माउंटेन को पास करे उसके हवाले ये बुक कर देना। दरअसल उस बुक में स्पिरिट सब्जुगेशन टैलिस्मान मेथड लिखी हुई थी। साथ ही एल्डर लियो ने उसमें अपने बारे में भी कुछ बातें लिखी हुई थी। ये उनका एक पर्सनल रिकॉर्ड था जिसमें वो बताते हैं कि मैं इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकता। अब तो मैंने यहाँ से बाहर जाने की उम्मीद भी छोड़ दी, मगर स्पिरिट सब्जुगेशन टैलिस्मान मेरे हेवनली टैलिस्मान सेक्ट का एक टॉप ट्रेजर है। भले ही मेरा सेक्ट जिन एम्पायर में कुछ खास कारनामा नहीं कर पाया, मगर मैं वहाँ का लीडर था, तो मैं अपने सेक्ट को कोलैप्स होते हुए नहीं देख सकता। तो मेरे दोस्त, मैं तो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास उम्मीद है, तो प्लीज ये बुक भी अपने साथ ले जाओ। यही मेरी फाइनल विश है। और अगर तुम इसमें फेल हो गई तो कोई बात नहीं, जो भी यहाँ पर नया बंदा आएगा तुम उसके पास ये बुक दे देना। मैं तो बस इस बुक को मेरे सेक्ट तक पहुँचाना चाहता हूँ। हानली को तो सीनियर लियो के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं पर मैं भी हानली से कहने लगी कि अब तो इस विलेज में कोई फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं ये लोग इस खतरनाक दुनिया में सरवाइव कैसे कर पाएंगे। जिस पर हानली कह रहा था कि उन लोगों को इस दुनिया में सरवाइव करने की आदत है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि मॉर्टल्स में हम कल्टीवेटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, इसलिए तुम बेवजह उनकी फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। अब हमें सीधे 2 महीने बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर डार्क बीस्ट ने मॉर्टल्स पर हमले करना शुरू कर दिए थे। मगर तभी अपना सोल वीपिंग मंकी बड़े ही कूल अंदाज में उनके सामने कूद गया, जिसके बाद वो यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए इन बीस्ट पर अटैक करने लगा। वेल, उसका हमला करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो इनकी पावर को सूंघ के उन्हें खत्म किए जा रहा था, और फिर वो कई सारे बीस्ट को गटकने के बाद एक बढ़िया से डकार देता है। वहाँ मौजूद ह्यूमंस तो ये देख कर ही पैनिक हो गए। उन्होंने पहले भी बंदर देखे हुए थे, मगर ये वाला अलग है। साथ ही सोल बीस्ट उन्हें जानबूझकर डरा भी रहा था। और फिर थोड़ी देर उनके मजे लेने के बाद सोल वीपिंग बीस्ट उस मॉन्स्टर के क्रिस्टल को निकाल कर हानली को दिखाने लगा, जिस पर से वो लोग समझ गए कि मंकी तो किसी कल्टीवेटर का बीस्ट है। हानली भी खुश था कि इस सफर में सोल वीपिंग बीस्ट ने उसके लिए कई सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। इससे हानली की मेहनत भी बच गई और सोल बीस्ट को पेट भर के खाना मिल रहा था। इधर वो सभी मॉर्टल्स हानली को ग्रीट करते हैं, तो हानली भी उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए पूछने लगा कि क्या आपने किसी आउटसाइडर को यहाँ पर देखा है? दरअसल 2 महीने पहले हमारा एक साथी हमसे अलग हो गया था। तो लोग बताने लगे कि हाँ, 2 महीने पहले कुछ लोग यहाँ पर आए तो थे, मगर वो अंडरवर्ल्ड बीस्ट का शिकार हो गए। हम उन्हें सही वक्त पर बचा तो नहीं पाए, लेकिन उनका पर्सनल बिलोंगिंग हमारे पास है। ये सुनकर मेनिंग काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसे डर था कि कहीं उसका भाई इस बीस्ट का शिकार ना हुआ हो। वहीं पर वो मॉर्टल्स कह रहे थे कि उनके कपड़े और कुछ सामान हमने गांव के वेयर हाउस में जमा किया है, तो आप एक बार जाकर उसे देख लीजिए। इसलिए हानली भी उस टाउन की तरफ रवाना हो गया। वेल, ये है रेड सॉइल विलेज, जो कि स्टॉर्मविंड माउंटेन के बेस में सेटल था। यही टाउन हानली का आखिरी स्टॉप होगा। तो यहाँ आते ही हानली के दिमाग में टियानरेन और जिलिंग के ख्याल आने लगे। हानली को इतना तो पता था कि वो लोग भी इस घोंसले फॉग में ही ट्रैप हो गए थे, मगर अभी तक हानली की उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब वेयर हाउस में आते ही मिस मेई वहाँ रखे सामान को चेक करने लगी। वो दिल ही दिल में प्रे करती है कि उसके भाई का कोई भी सामान उसे यहाँ ना मिले, मगर थोड़ी देर में उसे उसके भाई का पाउच मिल गया, जिस पर उसका खून लगा हुआ था। तो समझ जाती है कि उसका भाई मर चुका है। मिस मेई तो उस पाउच को पकड़कर अब काफी ज्यादा रोने लगी थी, जो देख हानली सोचता है कि फिलहाल मेई को अकेले ही रहने देना चाहिए, ताकि वो अपने भाई की मौत का मातम मना पाए। तो हानली उस वेयर हाउस से बाहर आ गया। तभी एक बंदा उसे बताता है कि सीनियर, अगर आप उस माउंटेन को क्लाइंब करना चाहते हो तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। वहाँ पर ऐसे डार्क विंड के तूफान आते जो हमारी हड्डियों का चूरा बना दे। अगर आप उस तूफान को क्रॉस कर भी गए तो ऊपर जाते ही आपको ढेर सारे स्ट्रॉन्ग डार्क बीस्ट का मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप वहीं पर
मारे जाओ। जो सुनकर हानली उससे पूछता है कि क्या वाकई आज तक इस माउंटेन को कोई भी क्लाइम नहीं कर पाया, जिस पर वो बंदा कहता है सीनियर मैं 40 सालों से यहाँ रहता आया हूँ और आज तक मैंने तो कभी किसी के बारे में ये नहीं सुना कि उसने माउंटेन को सक्सेसफुली क्लाइम किया हो। साथ ही वो बताता है कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही 2 आउटसाइडर्स आए थे, एक जवान लड़का और लड़की, वो भी इसी माउंटेन को क्लाइम करने गए हैं। अगर आप जल्दी जाओगे तो शायद उनसे मुलाकात हो सकती है। सफर में साथ रहना आप चारों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। हानली तो अब ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर वो 2 लोग हैं कौन। तब तक मिस मे भी वेयर हाउस से बाहर आ जाती है। वो कह रही थी कि मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती थी और अब मुझे जवाब मिल चुका है, तो अब हमने अपना सफर शुरू कर देना चाहिए। जिसके बाद ये लोग स्टॉर्मविंड को क्लाइम करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ का रास्ता हद से ज्यादा भयानक था। वहाँ पर डार्क विंड के तूफान और कदम कदम पर मौत थी, मगर ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ते हैं। वेल फिलहाल तो ये शुरुआत थी, आगे का सफर तो और ज्यादा मुश्किल होगा। उतने में ही बर्फ का तूफान आकर इन्हें सरप्राइज कर देता है। ऐसा लग रहा था कि हानली उसमें घायल हो जाएगा, मगर तभी उस बर्फ को चीरते हुए हम एक विशाल बीस्ट को बाहर आता हुआ देख पाते हैं। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि हानली का छोटू सा सोल वीपिंग मंकी है, जिसने खुद को जायंट एप शेप में बदल दिया था। हानली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ के ढेर सारे डार्क बीस्ट को खाने के बाद ही मंकी इतना ज्यादा पावरफुल बनेगा। दरअसल ये सोल वीपिंग बीस्ट की एक नई एबिलिटी है और अब सोल वीपिंग बीस्ट यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए बड़ी बड़ी खतरनाक क्लिफ को पार करके आगे बढ़ने लगता है। उसने हानली और मिस मे को माउंटेन के आधे रास्ते तक पहुँचा दिया था और अब अपना टास्क पूरा होते ही वो फिर से एक क्यूट सा मंकी बन के हानली को लाड दिखाने लगा। हानली सोचता है कि रास्ता इतना भयानक होने की वजह से आज तक कोई नेसेंट सोल वाला बंदा भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अच्छा हुआ कि मेरे पास ही मेरा प्यारा सा सोल वीपिंग मंकी था, इसने पूरे सफर में मेरी काफी ज्यादा मदद की। तभी हानली को वहाँ पर खतरनाक बीस्ट की आवाजें आने लगी, साथ ही मिस मे भी अब कमजोर होकर नीचे गिर रही थी। तो हानली उससे कहता है चलो थोड़ी देर के लिए हम इसी केव में आराम करेंगे ताकि तुम थोड़ी सी रिकवर हो जाओ। तो अब ये लोग वहाँ के केव में फायर जला कर बैठ गए। हानली मिस मे से कह रहा था कि यहाँ तक आने में तुम्हारी काफी ज्यादा मदद मिली, तुमने दी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके ही मैं सोल वीपिंग को बाहर निकाल पाया। अब हमें आधा माउंटेन क्लाइम करना है, इस ग्रे मिस्ट को क्रॉस करके ही हम माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाएंगे। मगर उतने में ही हानली को किसी की आवाज सुनाई दी, तो तुरंत ही अपना डैगर निकाल करके उसे बाहर आ जाता है। वेल यहाँ पर उसकी मुलाकात हुई ज़ीलिंग और टियानरेन से। टियानरेन तो हानली को देखते ही अपना स्पीयर उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। वहीं पर हानली उसे गुस्से में कहता है कि तू जिंदा बच गया, कोई नहीं अब मैं तुझे जहन्नुम में जरूर पहुंचाऊंगा। जिसके बाद हानली अपनी सोड को किसी स्ट्रिंग से बांधकर सीधे उस पे हमले करना शुरू कर देता है, मगर टियानरेन ने उसके अटैक को डॉज कर दिया और अब टियानरेन भी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे हानली भी डॉज किए जा रहा था। साथ ही हानली के अटैक करते ही वो समझ गया कि इस बंदे ने इनर आर्मर पहना हुआ है, जिसके चलते अब इसे खत्म करने के लिए हानली को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमें इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। टियानरेन बड़ी ही स्टाइल के साथ हानली के अटैक को अपनी स्पीयर से डॉज करते हुए उस पर डोमिनेंस साबित किए जा रहा था। जो देख हानली कहता है मुझे लगा नहीं था तेरे जैसे घमंडी बंदे को मॉर्टल्स के मार्शल आर्ट का इतना ज्यादा नॉलेज होगा। तू तो रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, फिर तुझे मॉर्टल्स की स्किल के बारे में कैसे पता? तो टियानरेन उसमें अपना स्पीयर घुसाने की कोशिश करते हुए कह रहा था कि तुझे मेरे स्ट्रगल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं, मैं मुर्दों के ढेर से बाहर आया हूँ। तुझे क्या लगता है ये टाइटल ये स्टेटस मुझे फ्री में मिला? नहीं, इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। और फिर वो हानली को अपनी स्पीयर से गोल गोल घुमाते हुए सीधे माउंटेन से नीचे फेंक देता है, मगर हानली ने समय रहते चट्टानों में अपना डैगर घुसाकर नीचे गिरने से खुद को बचा लिया और उतने में टियानरेन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो लोग माउंटेन की उस ढलान पर भी फाइट किए जा रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के खून के कितने ज्यादा प्यासे बन चुके। इसी दरमियान हानली ने टियानरेन पर कई सारे हमले कर दिए, जिससे टियानरेन थोड़ा सा कमजोर हो गया। साथ ही साथ उसका स्पीयर भी अब नीचे गिर चुका था, तो इसी का फायदा उठाते हुए हानली अपनी सोर्ड से उस पर हमला कर देता है, मगर टियानरेन तो उसे डॉज कर छलांगे लगाते हुए माउंटेन से ऊपर क्लाइम करना शुरू कर चुका। जो देखकर हानली भी बड़ी ही तेजी के साथ उसके
उसके पीछे जाने लगता है और फाइनली वो टियानरेन को दबोचते हुए उसी केव के सामने लाकर पटक चुका था जहाँ पर जिलिंग और मिस मेई रुके हुए थे। अब हानली अपनी सोर्ड सीधा उसके आर पार करने ही वाला था कि तभी टियानरेन उससे कहता है प्लीज रुक जाओ, क्या तुम उस अंडर वाटर रूइंस की सीक्रेट को जानना नहीं चाहती? देखो जैसे ही हम यहाँ से अपनी दुनिया में वापस जाएंगे मैं वो सारे सीक्रेट्स तुम्हें बता दूंगा। मगर हानली कहने लगा नो मोर बकवास, अब मैं तुम्हारी बातों से पक चुका हूँ। और उतने में ही टियानरेन हानली के सीने पर एक लात मार के पागलों जैसी चिल्लाकर उसे पीछे ढकेलने लगा। टियानरेन उसे उस क्लिफ से नीचे फेंकना चाहता था मगर हानली उसे रोकते हुए उस पर एक जोरदार लात मार देता है। वैसे तो टियानरेन के पास ढेर सारी पावर्स है मगर इस डार्क अंडरवर्ल्ड ने उसे लाचार बना दिया और अब तो उसके पास कोई वेपन भी नहीं था जिसका यूज करके वो हानली के अटैक को रोक पाए। अब हानली को अपनी तरफ आता हुआ देखकर टियानरेन को अपने मास्टर यानी कि सिक्स पाथ की आवाजें आने लगी। सिक्स पाथ टियानरेन से कह रहा था कि तुम्हारे सारे प्लान्स बेकार हैं, मैंने तुम्हारे पूरे विलेज को खत्म करके सिर्फ तुम्हें जिंदा छोड़ा था और वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारी और मेरी कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, तुम मुझे कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा, तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया। काश मैं उसी दिन तुम्हें खत्म कर देता। जिस पर टियानरेन कह रहा था कि फाइनली मैंने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ कल्टीवेट करके मुझ में इतनी पावर्स आएगी कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। अभी तक तो मैंने तुम्हें मारा ही नहीं, फिर इससे पहले मैं मर कैसे सकता हूँ? अभी तक मैंने मेरे क्लैन की मौत का बदला नहीं लिया, इसलिए मैं अभी मर नहीं सकता। सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि टियानरेन का सबसे बड़ा दुश्मन है सिक्स पाथ और वो अपने ही मास्टर को मारना चाहता था। जिसके बाद वो हानली को एक बार फिर से पुश करते हुए क्लिफ के एज के पास ले जाने लगा। वो हानली को उस माउंटेन से गिराकर मारने की फिराक में था लेकिन वहीं पर हानली उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था। टियानरेन तो बस जोर जोर से हंसने लगा और उतने में ही हानली अपनी सोर्ड सीधा उसके आर पार घुसा देता है। मगर टियानरेन को ऐसा लग रहा था कि उसके मास्टर सिक्स पाथ का हाथ ही उसके अंदर घुसा हो। उसे हानली के चेहरे में सिक्स पाथ का चेहरा नजर आने लगा, इसलिए वो गुस्से में कहता है कि तूने मेरी फैमिली को खत्म किया और अब तू मेरी भी सोल पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैं अकेले तो नहीं मरूंगा, तुझे भी मेरे साथ चलना होगा, फिर हम दोनों जहन्नुम में जाने के बाद पूरी इटर्निटी तक फाइट करेंगे। हानली कंफ्यूज होकर कह रहा था कि तू कहीं पागल तो नहीं हो गया, मैंने तेरी फैमिली को नहीं मारा। और तभी हानली की आवाज सुनकर टियानरेन काफी ज्यादा झटपटाने लगा। मौत उसके सामने खड़ी थी और वो मरने के लिए तैयार नहीं। उतने में ही उसके गले पर वार हो जाता है। दरअसल जीलिंग ने अपना खंजर उसके आर पार कर दिया था जिससे वो दर्द के मारे तड़पने लगा। मगर टियानरेन यही कह रहा था कि मैंने अभी तक मेरे मास्टर से बदला नहीं लिया, मेरा क्लैन, मेरी फैमिली, वो सभी लोग जस्टिस चाहते हैं, इसलिए मैं इतनी जल्दी तो मर नहीं सकता। जब तक मैं सिक्स पाथ को खत्म ना कर दूं, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और फिर उसने अपने गले में फंसे हुए खंजर को बाहर पुल कर लिया, जो देखते ही जीलिंग और हानली थोड़े से पैनिक हो गए थे। मगर हानली ने उस पर एक और स्लैश अटैक कर दिया जो कि सीधा टियानरेन के गले पर लग जाता है। तो वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहने लगा कि मास्टर, भले मैं अपना रिवेंज ना ले पाया मगर अब मेरी बॉडी तुम्हें नहीं मिल सकती, जो कि मेरे लिए एक खुशकिस्मती की बात है। मैं अब हेल में बैठकर तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा क्योंकि तुम्हें मेरे जैसा बंदा दोबारा नहीं मिलने वाला। इधर जीलिंग अपने हाथों पर लगे हुए खून को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और टियानरेन से कहती कि अगर तुम मुझे किडनैप नहीं करते तो शायद मेरा मेलोडियस सेक्ट बर्बाद नहीं होता। तुम्हारी वजह से मेरी न जाने कितनी सारी डिसाइपल्स मारी गई, इसलिए तुम यही मौत डिजर्व करते हो। और तभी टियानरेन की मौत हो गई। उसने मरने से पहले हान की सूंड को जमीन में गाड़ दिया था ताकि उसकी लाश अपने दुश्मनों के पांव में ना गिर जाए, यानी कि मरते वक्त भी टियानरेन ने अपनी डिग्निटी, अपनी शान को कायम रखा। भले ये बंदा ईवल और चालबाज था मगर इसने कभी झूठ नहीं बोला। इनफैक्ट उसने हमेशा ही कल्टीवेशन की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की थी ताकि वो महाशक्तिशाली बनकर उसके विलेज में हुए हत्याकांड का बदला ले पाए। लेकिन उसने हानली से पंगे लेकर गलती कर दी। तो फाइनली टियानरेन का चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है, जिसके बाद ये लोग टियानरेन के ट्रेजर को कलेक्ट करने लगते हैं। उसके पास 4 सिंबल बेल्ट था जिस पर कॉइल ड्रैगन का पैटर्न है। तो जिलिंग उसे बताने लगी कि ये बेल्ट काफी ज्यादा फेमस है। साथ ही टियानरेन ने किनर आर्मर पहना हुआ था जिसकी मदद से वो आधी माउंटेन को क्लाइंब कर पाया था। तो जिलिंग ने वो सारे ट्रेजर हानली के हवाले कर दिए। साथ ही अब हानली मिस मेई और जिलिंग को भी आपस में इंट्रोड्यूस करवाता है। हानली जिलिंग से कह रहा था कि मेरी टियानरेन से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी मगर वो बंदा खुद ही मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ गया। जिसके बाद ये तीनों भी माउंटेन के टॉप की तरफ निकल पड़े। इस सफर में कई सारे डिमोनिक बीस्ट ने उन पर अटैक करने की कोशिश की मगर इन सब के बिहाफ में सोल
वीपिंग बीस्ट उन सबको साफ किए जा रहा था। साथ ही इस दुनिया में आने के बाद सोल वीपिंग मंकी को एक नया शौक चढ़ा है। उसे क्रिस्टल जमा करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। हानली उसे समझा रहा था कि अब हमें और क्रिस्टल की जरूरत नहीं, मगर वो मंकी तो उस बैग में क्रिस्टल भरी जा रहा था। साथ ही वो मेई और जिलिंग को इशारों में बता रहा था कि सारी कमाई मैंने की है। जो देख मिस मेई उसका लाड करने लगी और तभी उन्हें बीस्ट की आवाजें आने लगती है। तो मिस मेई ने बड़ी फनी अंदाज में सोल मंकी को ढाल जैसे अपने सामने कर दिया। वो भी उन बीस्ट को चैलेंज कर रहा था कि आओ कमीनो, दम है तो हमें खा के दिखाओ। मगर वहाँ पर अपने साथियों की लाशें देखो बीस्ट अब उन पर हमला करने की जरूरत नहीं दिखा रहे थे। तो इस तरह से वीपिंग सोल मंकी की दहशत पूरे माउंटेन में छा चुकी थी। इनफैक्ट अब तो हानली से ज्यादा उसकी ही इज्जत होने लगी। ये दोनों लड़कियां तो उसका इतना सारा लाड कर रही थी कि सोल वीपिंग मंकी को अब एक हीरो जैसी फीलिंग आने लगी। वहीं पर जिलिंग हानली से कहती कि ये बंदर तो युआन याओ का फेवरेट था। पता नहीं सीनियर हानली ने ऐसा क्या किया जो युआन याओ ने अपना मंकी उनके हवाले कर दिया। तो हानली उसे बता देता है कि हम दोनों ने ट्रेजर्स को एक्सचेंज किया था। अब युआन याओ का जिक्र होते ही हानली युआन के लिए परेशान हो गया। उसे कोई आइडिया नहीं थी कि युआन के साथ क्या हुआ होगा। हानली सोचता है कि अगर रिवाइवल आर्ट इंटरप्ट हो गया तो युआन याओ जान से मारी जा सकती है, मगर वो बस प्रे कर रहा था कि उसकी दोस्त महफूज हो। और उतने में वहाँ पर घोंसली फॉग अपीयर होने लगा, जो कि यहाँ मौजूद हर एक चीज को अपनी तरफ पुल करने लगा। साथ ही इन लोगों पर भी एक हेवी प्रेशर रिलीज होने लगता है। तो उसके कांटेक्ट में आते ही इन तीनों की मैजिकल पावर्स वापस आ चुकी थी। तो अब हानली तुरंत ही वहाँ की सभी स्टोन्स कलेक्ट करते हुए सीधे उस फ्लो में जंप लगा देता है। तो अब हानली अपने दोस्तों के साथ उस स्पेशल रिफ्ट में पहुंच चुका था। वही इस डार्क अंडरवर्ल्ड से बाहर आने वाला पहला शख्स साबित होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।